हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा क्या कहते हैं रेशियो है, वो एक्टिविटी रेशियो की लास्ट रेशियो। हालांकि बेटा अगर मैं आपको बात करूं, जितनी भी अब तक मैंने आपको रेशियोज पढ़ा दिए एक्टिविटी रेशियोज के अंदर, फॉर एग्जांपल डेटर्स टर्नओवर रेशियो है ना, डेटर्स जिसको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोल सकते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोल सकते हैं, अपनी अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, ये जितनी भी मैंने आपको तीन रेशियोज कराई, फिर उसके अंदर अपनी एक डेज वाली वो जो होती है उनकी वो भी कराई, तो कुल मिला के 6 रेशियोज कराई। यहां तक भी अगर मैं आपको कराता तो एक्टिविटी रेशियो एक्चुअली हमारी हो गई थी बेटा वैसे, तो आज टेक्निकली हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे उतर जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं आपको आगे पढ़ाता ना बेटा, जब डीओ कोर्स हमारा चलता रहता तो आगे आपको दो रेशियो से मैं मिलवाता। कौन सी? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, और एक जो ये हेडिंग देखिए बेटा यहाँ पे, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये क्या है, आपको बाद में मिलती, अलग अलग जगहों पे मिलती है स्टडी मटेरियल्स में, किसी ने इसको यहां पे डाला है, कहीं अलग अलग डाला है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये एक्टिविटी रेशियोज का पार्ट है, तो मैंने क्या करा, इसको क्यों ये डिस्पर्स क्यों रखे बेटा, मैंने एक ही जगह इनको बताऊं कंसंट्रेट कर दिया, मतलब एक्टिविटी रेशियो के हेड के अंदर ही लिया है। अरे है तो टर्नओवर रेशियो ना बेटा, तो है ही एक्टिविटी रेशियो ही, इसलिए इसको इसको अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। एक्चुअली लेकिन अगर आप अपने उसके हिसाब से चलेंगे, एलओएस के हिसाब से, तो बेटा वैसे आपकी एक्टिविटीज उतनी ही थी जितनी मैंने आपको कराई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस करा रहा हूं, सिलेबस में है, लेकिन एलओएस में एक्टिविटी रेशियोज के अंदर ये नहीं दे रखी, इसको अलग से दे रखा है समझाने के लिए। तो बेटा है तो लेकिन ये एक्टिविटी ना, इसलिए इसको अंदर यहीं पे ही ले आया हूं, ठीक है। अब आप समझिए बेटा जरा ध्यान से, ये मैं क्या कहना चाहता हूं, ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी समझाया जाता है बेटा। एक ड्यू पॉइंट एनालिसिस होता है, ड्यू पॉइंट है ना, ड्यू पॉइंट एनालिसिस वो क्या है, वो वहां पे देखेंगे। एक ग्रेट एनालिसिस है, ठीक है, बेसिक फाउंडेशनल एनालिसिस है, वो समझाऊंगा क्या है। वहां पे एक्चुअली जनरली पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है, वहां पे समझाया जाएगा जब रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना होता है या रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह निकालना होता है, तो ये यूज होता है, ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन उसको समझाने से पहले मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा, इसलिए इसको एक्टिविटी रेशियो के हेड के अंदर ही डाल दिया। तो आप याद रखना, जब भी एक्टिविटी रेशियोज आएंगे आप उसके साथ ही ये पढ़ना बेटा, ठीक है। पढ़ना है हमको तो यहीं पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, अब तक जो हमारा एक्टिविटी रेशियो चल रहा था उसमें सब लिंक ही था, है ना। क्या बताता था टर्नओवर रेशियो? टर्नओवर ये बताता था भैया आपने कितनी साइकिल्स चलाई है ना, कि कितने टाइम्स आपकी इन्वेंटरी निकल गया गोदाम में से, कितनी बार निकला, कितनी बार हमारे वेटरन्स निकले, कितनी बार हमारे अकाउंट्स में, मतलब कितनी बार हमने साल में उधार ले, ये सब ये बताती थी ना रेशियो, कितनी टाइम्स, कितनी साइकिल। और एक साइकिल मैंने आपको बताया, हर एक रेशियो की अपनी एक साइकिल हुआ करती थी बेटा, सारा समझाया मैंने आपको इन डिटेल में, सारी के सारी रेशियो, ठीक है। ये दोनों थोड़ी हटके भैया, उनमें ऐसा नहीं चलता जैसा मैं आपको वैसा चल रहा था, इसमें कोई साइकिल है ऐसा है नहीं, इसमें थोड़ा गेम हटके है। एक्चुअली ये रेशियो टाइम्स में निकलती है, इसलिए आपको बताया, ठीक है। देखिए ये रेशियो जनरली जरूरी नहीं है आपको इसको टाइम्स में निकालना बेटा, ठीक है, आप बोल सकते हो, लेकिन इसका एक लॉजिक आज मैं आपको समझाऊंगा बेटा। ये सिर्फ थ्योरी पर्पस के लिए लोग इसको बोलते हैं टाइम्स है बेटा, एक्चुअली टाइम्स में नहीं निकलती, ये एक्चुअली रेशियो में निकलती है, ठीक है। इसका मामला जो इसका गेम है वो रेशियो है, समझाऊंगा बेटा, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके, क्या है ये चीज बेटा, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर दो रेशियोज है, एक है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या है एक्चुअली, जो मेन रेशियो है वो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, लेकिन बाद में कुछ एनालिसिस आया बेटा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ठीक नहीं है, इसके अंदर करंट एसेट्स भी इंक्लूडेड है, उसको हटाओ, तो नॉन करंट एसेट्स ले लिए, तो नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट ही तो बोलते हैं, तो फिक्स एसेट करंट रेशियो बना दिए, ठीक है, टर्नओवर रेशियो देख लेंगे बेटा, लेकिन फंडा वही है, अगर आप ये वाली रेशियो समझोगे वो दूसरी रेशियो आप ऑटोमेटिकली समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज ये हमारी टेक्निकली आज लास्ट क्लास एक्टिविटी रेशियोज की बेटा, वैसे हो चुकी है, ये बस एक एक्स्ट्रा दो रेशियोज हैं, ठीक है, जो मैंने इसके अंदर ही डाल दिया, टर्नओवर है ना, इसलिए एक जगह डाल दिया, लास्ट है, खत्म हो गया। अब अगली क्लास से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे बेटा हम उतर जाएंगे अपना, ठीक है। ओके, टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो है क्या, क्यों बनाई गई, ऐसी क्या नीड पड़ गई हमारे मैनेजमेंट की दुनिया में या फाइनेंस की दुनिया में कि हमको टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो बनाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ, मैं बताता हूं बेटा। ये है क्या, एक फॉर्मूला पहले आपके सामने लिखते थे, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ने से पहले ये जो पहले थ्योरी लिखी हुई है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। द टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज अ की एफिशिएंसी रेशियो। देखिए एफिशिएंसी रेशियो है ना, मैंने आपको बोला था एक्टिविटी रेशियोज के जो दूसरे नामों से टर्नओवर रेशियोज बोला जाता है, एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो बोला जाता है, वेलोसिटी रेशियोज बोला जाता है, एफिशिएंसी रेशियो बोला जाता है ना, अलग अलग नाम है ये, ठीक है।
A key efficiency ratio मतलब एक important efficiency ratio that measures how efficiently a company uses its total assets to generate sales or revenue. बस इतना बताती है, बस कैसे कंपनी टोटल एसेट्स को यूज करती है अपने धंधे से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बेटा आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा, शायद एक ऊपर ऊपर से एक चीज समझ में आ गई, मतलब टोटल एसेट से सेल्स जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या? एक बैलेंस शीट की आइटम है टोटल एसेट, उससे एक इनकम स्टेटमेंट की आइटम सेल्स जनरेट हो रही है। हाँ तो बेटा नहीं हो सकती क्या? मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था पहली क्लास में, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। अरे एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, एक एंट्री का दूसरी एंट्री के साथ, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक रिलेशनशिप है बेटा, स्टैब्लिश रिलेशनशिप है। वो आज मैं समझाऊंगा आपको। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे टोटल एसेट से आप अपनी सेल्स जनरेट करते हो। यही है एनालिसिस, ये एक सीएमए का काम है। बेटा एनालिसिस तो एक सीएमए का काम भी है, नो डाउट। एक सीएफए का एक ग्रेट डेप्थ में बेटा उसका जो एनालिसिस है वो थोड़ा डिफरेंट पर्पस है, लेकिन मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के लिए जो एनालिसिस कराया जाता है वो सीएमए का काम है बेटा। ठीक है, चलिए बात सुनते बेटा। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, एक फॉर्मूला क्योंकि इसलिए लिख दिया ताकि जब मैं आपको बताता रहूं तो लॉजिक आपको एक फॉर्मूला दिखता तो रहे, आपको इमेजिन ना करना पड़े। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। अब ये एवरेज वर्ड क्या है इसको भी आप थोड़ा छोड़ दो, ठीक है। वैसे हम अब तक पढ़ चुके हैं एवरेज फाइनेंस की दुनिया में, मतलब एक मोटा मोटा हिसाब ऊपर ऊपर से, मतलब कोई चीज फिक्स नहीं होगी तो हमने क्या करा, एक एवरेज ले लिया। आज बताऊंगा लॉजिक यहाँ पे क्यों एवरेज वर्ड यूज किया गया। बेटा फॉर्मूले आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए डिफरेंस है बेटा याद करने में और रटने में, ठीक है। मैं आपको जब बोलता हूं बेटा रटना नहीं है तो मेरा मतलब यह है बिना समझे नहीं रटना, याद करना। याद और रटने में फर्क है। रटना मतलब बेटा आप कोई चीज याद करते हो बिना समझे, जैसे आपने अब मैं कुछ नहीं समझाता, आप बस इस फॉर्मूले को रट लिया, हाँ ये नेट सेल्स डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आएगा, एवरेज टोटल एसेट डिनोमिनेटर में आएगा। अब क्वेश्चन में जैसे आया जैसे इसके अंदर फिट कर देंगे, बस न्यूमरेटर के आइटम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के आइटम। बेटा ऐसा लेकिन कितना रटोगे? एक होता है याद करना, याद करना बेटा आप चीज याद करो लेकिन समझ के, जैसे अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं फिर बाद में आपको ये फॉर्मूला याद करना है, वैसे उसके बाद आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब लॉजिक ही माइंड में आ गया तो आप खुद ही बना लोगे। अरे जिसने ये फॉर्मूला बनाया उसने थोड़ी ना, उसने भी तो लॉजिक से ही तो डिजाइन करा था, है ना। ये तो बेटा फॉर्मूले फॉर्मूले जो खेलते हैं ना ये मैथमेटिशियंस खेलते हैं, अकाउंटेंट तो लॉजिक से चलता है, ठीक है। ओके, बात सुनिए बेटा थोड़ी ध्यान से। ये है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट बना ली हमने। अब ये रिपोर्ट फॉर्मेट यूज करा मैंने, ओ सॉरी अकाउंट फॉर्मेट यूज करा। इसके अंदर गेम क्या है, ये आपको जो मैं बताना चाहता हूं, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइबिलिटीज, ये हो गया हमारा एसेट्स, ठीक है। आप बेटा क्या हो, एक तो बेटा पहले आप खुद पैसा उठाते हो। आप जब भी धंधा स्टार्ट करते हो, मेरी बात सुनो, आप जब भी धंधा स्टार्ट करते हो तो पहले खुद से थोड़ा पैसा जुगाड़ के ही तो लेके आओगे धंधा स्टार्ट करने के लिए। अरे ऐसा तो है नहीं आपको कोई धंधा स्टार्ट करना है आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप सीधा बाहर से उठा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा। कुछ तो आप घर से लेके आओगे, चाहे 10 रुपए लेके आओ, कुछ तो लेके आओगे। कैपिटल के नाम पे अपने घर से कुछ तो लेके आओगे ना। कमी पड़ गई तो बाहर से लेके आते हो, लेकिन ये किस चीज की कमी पड़ गई? आपने सोचा मुझे एक दो धंधा खोलना है, मोमोज का स्टॉल खोलना है मुझे, तो आपने एक हिसाब लगा लिया मोटा मोटा कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो पहले घर में देखोगे ना आपके पास पैसा है या नहीं, तभी तो बाहर वालों के पास जाओगे। अब ऐसा तो है नहीं बेटा आप बाहर जाओगे, स्टार्टअप खोल लिया, वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पास बैठे आपका स्वागत करने के लिए, ऐसा तो है नहीं बेटा। ये वेंचर कैपिटलिस्ट बेटा ये जो होते हैं, ये आपको मैं वैसे समझाऊंगा, पार्ट बी का रिटेल कंसेप्ट है। मोटा मोटा ऐसे समझिए बेटा, ये वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। आपका स्टार्टअप लगाने के लिए, आपका स्टार्टअप फंड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे वहां पे जब ये टॉपिक आएगा। सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा तो आपको पैसे की जरूरत थी तो पहले आप घर में देखोगे यार कि मैं, हमारे घर में पैसा पड़ा है, सर हम क्यों घर में देखें, हम सीधा बाहर के पास चले जाते, बाहर से पैसा मांग लेते हैं। बेटा रीजन ये है कि आप जब घर में पैसा देखते हो, घर से पैसा लाना इज ऑलवेज कॉस्टली नहीं, सस्ता पड़ता है। बेटा घर से पैसा जब भी आप लेके आओ तो वो हमेशा सस्ता पड़ता है, क्योंकि एक बार आप बाहर चले गए तो बेटा बाहर वाले कभी भी आपको फोकट में पैसा नहीं देंगे, आपसे ब्याज लेंगे, आपसे ब्याज लेंगे बेटा। आप बेटा घर में पैसा लेके आओगे तो आपको वो तो घर में पड़ा है, आपको वो कोई आप खुद लेके आ जाओगे, वो जो घर में पैसा पड़ा है आपको किसी को ब्याज देने की जरूरत है नहीं, देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर से उठाओगे तो लोन, पहली चीज तो बेटा लोन पे ही जाओगे। अरे आप बेटा अगर इक्विटी के पास भी जाओगे तो डिविडेंड तो उसी को देना भी पड़ता है। अरे चाहे ना भी तो डिविडेंड को देना जरूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनरशिप भी डाइल्यूट होगी।
कुछ ना कुछ तो जाएगा बेटा आपकी जेब से, ओनरशिप ही चली गई। डेट में जाओगे तो बेटा वो ब्याज पे पैसा देंगे, डेट देना पड़ेगा। इसलिए बेटा हमेशा जब भी पैसा का जुगाड़ हो, हमेशा खुद ही इंटरनल सोर्सेस से जुगाड़ने की पहले कोशिश करो, ठीक है। तो आपने बेटा कैपिटल खुद से जुगाड़ ली, उसके बाद बेटा अगर आपसे नहीं हुआ तो बेटा आप कुछ लायबिलिटीज उठाओगे, मतलब डेट उठा लोगे। आपने सोचा यार 1 लाख रुपए लगना है मोमो स्टॉल खोलने का, मैंने सिर्फ 50,000 रुपए 60,000 रुपए ही ले पाया, 40,000 रुपए की शॉर्टेज हो गई, तो आप घर से 60,000 लेके आए, लेकिन 40,000 कम पड़ गए, तो 40,000 आपने क्या करा, बैंक से ले लिया लोन के हिसाब से, कोई ना बेटा इस पे ब्याज दे देंगे, 60,000 तो जुगाड़ लिया ना, ठीक है। तो टोटल आपके पास धंधे में कितना पैसा आ गया, अरे आपकी टेबल पे बेटा कितना पैसा पड़ा, 60,000 घर से ले आए, 40,000 बैंक से ले लिया, तो टोटल आपके पास 1 लाख रुपए का मामला है। अब इस 1 लाख रुपए का क्या करूं, 1 लाख रुपए उठा तो लाए, है तो टेबल पे पड़ा, आपके पास इसको देखता रहूं, इन गड्डियों को, कैश को देखता रहूं और हंसता रहूं कि भाई देखो कितना सुंदर लग रहा है पैसा। ऑब्वियसली बेटा ये जो मैंने 1 लाख रुपए उठाए, इससे अब मैं क्या करूंगा, धंधे की एसेट्स खरीदूंगा। बेटा आपने मोमोज का स्टॉल बनाया, लेकिन वो तो एक आइडिया है, अब उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए आपको एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी। पहली चीज आपको बेटा स्टॉल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको बर्तन खरीदने पड़ेंगे, जो मोमोज के इक्विपमेंट्स हैं बेटा आप हाथ से तो बनाओगे नहीं, आपको वो जो मोमोज का स्टीमर आता है वो खरीदना पड़ेगा, इट्स एन एसेट। कहां से खरीदोगे, यानी इसी ये जो 1 लाख रुपए से है, इसी ही तो खरीदोगे, वो मोमोज का स्टीमर लेके आओगे, बेटा रिसोर्सेस खरीद, बेटा मटेरियल लेके आओगे, स्टॉक लेके आओगे, मोमोज के लिए जो आपको स्टॉक चाहिए वो लेके आओगे। तो मेरा अच्छा, आप हो सकता है कोई दुकान आपने ले रखी हो, उस दुकान को आप लोगे या रेंट पे, जैसा भी है। मेरा पर्पस क्या है, आप इस 1 लाख रुपए से, आप बेटा इस 1 लाख रुपए से क्या करोगे, एसेट्स खरीदोगे। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, वैसे बेटा ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, इन्हें कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। ये होते बेटा सोर्सेस ऑफ फंड्स, मतलब ये आपका सोर्स होता है। मतलब जब भी आप धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जो धंधे में आपको एसेट्स दिखती हैं, आज ये रिलायंस की कंपनी है, इसके पास दुनिया भर की एसेट्स हैं। ये एसेट्स आई कहां से बेटा, उसने खरीदी। अच्छा खरीदी हो, थोड़ा उल्टा चलना, एसेट्स हैं तो एसेट्स खरीदी होंगी, एसेट खरीदी होंगी तो पैसा कहां से आया, यहां से। ये जो धंधे में बेटा पैसा लेके आया, इस धंधे के पैसे से ही तो खरीदा होगा। अरे बेटा अपने घर के पैसे से थोड़ी ना खरीदा है, धंधे के पैसे से खरीदा है, धंधे में इतना पैसा पड़ा है भाई, धंधे के पैसे से करेंगे क्या, एसेट्स ही तो खरीदेंगे ऑब्वियसली। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा यूजेस ऑफ फंड्स। किस चीज का यूजेस ऑफ फंड, जो आपके फंड्स आपने सोर्स करे, कहीं से भी लेके आए, जो आपके पास आए, अब वो तो सोर्सेज है, लेकिन अब उनको यूज भी तो करोगे, तो वो एसेट्स है जहां पे आपने अपना वो फंड्स यूज करा, इसे कहते हैं यूजेस ऑफ फंड या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसका दूसरा भी आप बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यहां पे फंड्स हमारे एक्चुअली यूटिलाइज हुए हैं, ठीक है। चलिए, इतनी कहानी ये जो मैंने आपको बेटा बताई, एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है, पर्पस ये है बेटा, धंधे में ये जो अब आप एसेट्स, बात में ये कह रहा हूं, ये तो सोर्सेस ऑफ फंड्स है, इन पैसों से आपने एसेट्स खरीदी, ये होगा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। आपने एसेट्स खरीदी, अब ये एसेट्स खरीद के आप क्या कर रहे हो, बस देख रहे हो, मनी मन खुश हो रहे हैं, देखो मेरे पास इतनी एसेट्स है, नहीं दिखनी चाहिए भैया, एसेट दिखनी चाहिए, हाँ दिखनी चाहिए, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, स्टॉक है, बस दिखना चाहिए, नहीं धंधा में कुछ नहीं कर रहा, बस दिखना चाहिए, स्टॉक दिखना चाहिए, हमारी एसेट्स, हमारी गाड़ियां। बेटा इस चीज के लिए आप एसेट्स खरीद रहे हो क्या, किस चीज के लिए एसेट्स खरीद रहे हो, बेटा इन एसेट्स को आप इसलिए खरीदोगे क्योंकि आपका कोई यूज होगा, कोई पर्पस होगा। आप मुझे बात बताओ बेटा, आप बेफालतू कोई मोबाइल फोन खरीदोगे क्या, आप बेफालतू कोई मोबाइल फोन खरीदोगे, या कोई बेफालतू आप एक ऐसी इक्विपमेंट खरीदोगे जो आपको जरूरत ही नहीं है। आपने बेटा कोई स्कूटर खरीदा, क्यों खरीदोगे, क्योंकि आपको दूर दूर जगह जाना पड़ेगा, आप पैदल नहीं जा सकते, या पैदल जा सकते हो उससे टाइम बहुत खर्च हो रहा है, तो आपने टाइम बचाने के लिए अपना स्कूटर खरीद लिया। आपने गाड़ी क्यों खरीदी जब स्कूटर से काम खरीदा था, अरे गाड़ी में इसलिए क्योंकि दूर ट्रेवल करना पड़ता है, और स्कूटर में तो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, हम भाई 4-4 बंदों को बैठाना है, इसलिए गाड़ी खरीदी। तो बेटा जैसे जैसे पर्पस आएगा तभी तो एसेट खरीदोगे। अरे मोबाइल इसलिए खरीदना है भैया क्योंकि आजकल ज्यादातर सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, और तो डब्बा फोन से भी काम चल रहा है, हमें जाना है कॉर्पोरेट में, अब जैसे बेटा अमेरिका में बात करें, है ना, अमेरिका में बात करते हैं तो बेटा वहां पे हर चीज अब ज्यादातर स्मार्टफोन से ही हो गई, ठीक है। आप अगर वैसे तो इंडिया में भी अब ये चीज आ गई है, लेकिन वहां पे और भी जगहों में स्मार्टफोन यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप वहां पे ट्रांजिट यूज करते हैं, तो बेटा वहां पे सिर्फ अगर आपके पास मोबाइल फोन में आपके पास कार्ड है, जैसे जिसको क्या बोलते हैं, एक वर्चुअल कार्ड टाइप से होते हैं बेटा, आप जब उनको कॉन्टैक्टलेस जो होते हैं, सीधा ट्रांसिट कार्ड फोन में होगा, आप अगर टैप करेंगे बेटा आप ट्रांसिट यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे तो बेटा यहाँ पे आपको कार्ड वो लेना पड़ेगा, या तो कार्ड लेना पड़ेगा, वो भी आपको मैन्युअली पहले उसके पास जाना पड़ता है कंडक्टर के पास, वो आपका
टिकट काटेगा, तब जाके आपके ट्रांजिट में एंट्री होगी बेटा। ऐसे ही तो करते हो बेटा, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। बात पर्पस मेरी क्या है, तो जैसे जैसे आपके पर्पसेस आएंगे वैसे ही तो आप एसेट्स खरीदोगे। मतलब हमने एक चीज बना ली, इससे मैंने एक चीज निकाल ली, हमने निकाल ली बेटा कि हम एसेट्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारा कोई ना कोई यूज होगा, मतलब उन एसेट्स से यूज होता है। तो ये जो कंपनीज में आप एसेट्स देख रहे हो, उन्होंने ऐसी बस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं खरीदी है, उनका एक यूज होगा, एक पर्पस होगा, तभी उन्होंने वो एसेट्स खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फैक्ट्री के अंदर आप जितनी भी मशीनरीज देख रहे हो, एक कंपनी की फैक्ट्री की, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसकी फैक्ट्री के अंदर इतनी मशीनरीज है, वो सारी की सारी मशीनरीज एसेट है। और वो एसेट और वो सारी सारी मशीनरी कहां से खरीदी होंगी? इन्हीं सोर्सेस ऑफ फंड से खरीदी होंगी, बट ऑब्वियस है। लेकिन ये मशीनरी जब इसकी एसेट है, ये खरीदी क्यों? बेटा ये जो मशीनरीज आप देख रहे हो ना, इसके मशीनरीज आप जो देख रहे हो फैक्ट्री में, इससे वो अपना धंधा कर रहा होगा, प्रोडक्शन कर रहा होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर फैक्ट्री में ये मशीनरीज ही नहीं होती, मशीनरीज ही नहीं होती, तो क्या प्रोडक्शन होती? आप बेटा कितनी सारी ये फैक्ट्रीज वगैरह की वीडियोस देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी असेंबली लाइंस होती हैं, इतनी ऑटोमेटेड मशीनरीज होती हैं, वो ढक्कन लगा रहा होता है, फिर ऊपर जा रहा होता है ना? ये सब आप देख रहे होते हैं, लाइंस होती हैं बड़ी बड़ी। अगर ये नहीं होती तो क्या प्रोडक्शन हो पाता? अच्छा, अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो क्या माल बन पाता? माल नहीं बनता तो फिर वेयर हाउस में माल नहीं होता, वेयर हाउस खाली होता। वेयर हाउस खाली होता तो क्या मार्केट में वो माल बिकता? नहीं बिकता, इसका मतलब सेल नहीं होती। सेल नहीं होती तो क्या प्रॉफिट होता? जब रेवेन्यू ही नहीं है तो फिर खर्चे खर्चे होते, लॉसेस आते। इसका मतलब जब एसेट्स ही नहीं होंगी तो भैया सेल्स ही नहीं होंगी। ऐसी ही नहीं मैंने बोल दिया एसेट्स नहीं है तो सेल्स, बीच का एक प्रोसेस बता रहा हूं, बीच में प्रोसेस एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। फिर से आते हैं, फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री के अंदर बेटा बहुत सारी मशीनरीज है, बहुत सारी मशीनरी। फॉर एग्जांपल स्टॉक ही ले लो, एक मशीनरी छोड़े एक और एसेट ले लो तो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ही नहीं है, मतलब गोदाम खाली है। अब गोदाम खाली है तो बेटा फिर मतलब गोदाम खाली है तो मार्केट में आपका माल ही नहीं बिक रहा, माल ही नहीं बिक रहा क्योंकि माल ही नहीं है, तो क्या सेल्स होगी? सेल्स जीरो होगी। इसका मतलब टोटल एसेट्स इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सेल्स। अगर टोटल एसेट्स ही नहीं है, मतलब एसेट्स ही नहीं है, सीधी सीधी बात बोलो बेटा, एसेट्स ही नहीं है तो सेल्स भी नहीं है। सीधी बात है बेटा। आपकी फैक्ट्री में जो मशीनरीज ही नहीं है, मशीनरीज ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वहां पे बेटा थोड़े टाइम भी अगर प्रोडक्शन बंद हो जाती है, एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये आपके सीएमई से पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो बेटा वहां पे अगर प्रोडक्शन चलती है, वहां पे मान के चलते हैं कि बेटा 80% एफिशिएंसी के साथ ही प्रोडक्शन चलेगी, ये मान के चलते हैं वो ज्यादातर। ये एक स्टैंडर्ड रेट है इंडस्ट्री का कि 80% स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारी चलेगी। इसका मतलब कभी भी बेटा परफेक्ट नहीं चलेगी। मतलब एक बार आपने मशीनरी ऑन चली, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा वो ऑल द टाइम 100% चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, ऐसा नहीं। वो 80% एफिशिएंसी लेंगे, मतलब 20% का डाउन टाइम एक्सपेक्टेड है। ये डाउन टाइम क्या होता है? डाउन टाइम मतलब बेटा प्रोडक्शन जो आप रन कर रहे थे उसके टाइम से एक्सपेक्ट नहीं चला, थोड़ा कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने माना कि भैया 1 घंटे के अंदर मेरी मशीनरी मुझे 20 बॉक्स बना के दे देगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर, ये आपने ऐसा स्टैंडर्ड बना रखा है, 1 घंटे के अंदर 20 क्या कहते हैं उसको, 20 बॉक्स आपको बना के देगी, या एक फॉर एग्जाम्पल या मान के चलो, ठीक है। तो 80% एफिशिएंसी के, या 100% एफिशिएंसी, अगर 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे, लेकिन प्रोडक्शन बेटा ऐसा नहीं चलता, वो मान के चलेंगे भाई 20% का कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, हो सकता है मशीनरी एकदम से बंद हो गई, अरे लेबर थक गए, एकदम से बंद हो गए, तो भाई मशीनरी को रोकना पड़ेगा, मशीनरी ओवर हीटिंग हो गई, बंद करना पड़ेगा, है ना, एकदम से लाइट चली गई, बंद करना पड़ेगा। अरे ऑटोमेशन में कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट आ गया, मशीनरी में एरर आ गया, बेटा वो सिस्टम है कि जैसे एचएमआई वगैरह ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस होते हैं जहां से वो ऑपरेटेड होती है, उसमें कोई दिक्कत आ गया, है ना, वो स्टक हो गई, है ना, हैंग हो गया, मशीनरी हैंग हो गई, तो भाई उसकी वजह से स्टॉप हो जाएगा, तो वो मान के चलते हैं भाई कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो 80% का एफिशिएंट, वो कहते हैं 80% पे चले, मतलब 20% का कुछ ना कुछ लोचा आ जाएगा बेटा, ठीक है। सीधी सीधी बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल बात करें, इसका 20% हम लें, इसका 20% बेटा कितना हो जाएगा? इसका 20% 4 बॉक्सेस, इसका मतलब भाई मान के चलेंगे कि 16 बॉक्स ही आएंगे। इसका मतलब अगर 1 घंटे में मशीनरी 16 बॉक्स बना रही है, इसका मतलब 80% एफिशिएंसी पे काम कर रही है, तो ठीक है, ओके। लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर सिर्फ 10 बॉक्सेस चल रहे हैं, मतलब बेटा 80% एफिशिएंसी से भी कम हो गया बेटा, ये तो बेटा हो गया 50%। ये जो 50% एफिशिएंसी पे चल रही है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। यहां पे बोलते हैं डाउन टाइम आ गया बेटा, ये डाउन टाइम आ गया। अब इस डाउन 20% का डाउन टाइम ओके था, लेकिन उससे भी ज्यादा डाउन टाइम बेटा दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब आपके प्रोडक्शन कम हो गई,
बेटा मशीनरी के अंदर डाउन टाइम आ गया, इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन मतलब आपके डब्बे कम बने, अरे 10 डब्बे कम बने, अब 10 डब्बे कम बने तो आपके मार्केट में 10 डब्बे कम बिकेंगे, तो बेटा सेल्स पे इफेक्ट आया, अरे आपकी सेल्स 10 डब्बे से कम हो जाएगी ना अगर आपकी मशीनरी रुक जाएगी। ये मैं आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूं बेटा लिंकेज, हालांकि जब मैं आपको सेक्शन डी पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल पढ़ाऊंगा, वहां पे बहुत इन डिटेल हमको वहां पे कंसेप्ट पढ़ना बेटा, ये सब कॉस्टिंग का गेम है ये सारा। तो मैं आपको यहां पे क्या समझाना चाहता हूं, एसेट्स का लेना देना है सेल से। भाई आपने ये बैलेंस शीट बनाई, ये जो एसेट्स हैं इसका सीधा सीधा गेम है, पीएनएल अकाउंट में बनाते हो बाय सेल्स लिखते हो, ये है, इससे लेना देना है भैया। अगर आपकी एसेट्स ही नहीं होंगी धंधे में तो आप क्या ही सेल्स करोगे। अरे बेटा आपने मोमोज का बिजनेस खोला है, आपके पास वो स्टीमर ही नहीं है तो वो मोमोज बनाओगे कैसे, मोमोज नहीं बनेंगे, मतलब आपके पास स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक ही नहीं है तो सेल्स क्या करोगे, तो मतलब एसेट्स जब तक नहीं होंगी तो सेल्स भी नहीं होंगी, या की सेल्स इफेक्ट हो जाएंगी। तो एसेट्स का सीधा सीधा रिलेशनशिप है भैया सेल्स का। एक्चुअली ये एनालिसिस ने बनाया था सिंबल, ये बताओ एनालिसिस वालों ने बनाया बेटा कि भैया क्या है, वैसे इसमें बताओ और भी गेम है, अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में पढ़ाऊंगा, अभी इसके बीच में एक गेम और है, मैं सीधा सीधा आपको वहां पे लेके एक चेन में बताया, लेकिन इस चेन के बीच में एक दो बातें और है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा वरना फिर वो हमारा टॉपिक से थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस समझाइए, ये एनालिसिस ने बोला कि यार सीधी बात है यार, उन्होंने देखा यार जब भी हमने वो बताओ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्होंने देखा एक दिन अगर हम एसेट्स को थोड़ा कम कर दें, ये एसेट्स को पॉज कर दें तो हमारी सेल्स में इफेक्ट होता है। तो उन्होंने देखा बेटा जैसे ही एसेट्स को कम करते हैं या रोक देते हैं, मतलब एसेट के साथ कुछ पंगा करे तो भाई सेल्स के साथ भी पंगा होना स्टार्ट कर देता है, इससे बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलते हैं बेटा इसको, सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है व्हाट इफ, बेटा यहां पे इसे बोलते हैं व्हाट इफ फैक्टर, ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में, पार्ट 1 में भी मुझे आपको पढ़ाना है वैसे। इसे कहते हैं व्हाट इफ, मतलब व्हाट इफ, अगर मैं, क्या हो अगर मैं अपने एसेट्स में कुछ पंगा कर दूं तो उससे क्या मेरी सेल्स में कुछ दिक्कतें आएंगी, हाँ आ जाएंगी, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ऐसे कर करके उन्होंने एक रेशियो बना ली, हाँ जब उन्होंने देखा भाई एसेट्स के साथ लोचा या पंगा करने से सेल्स में भी कुछ केमिकल लोचा हो जाता है, तो भाई ये इन्होंने एक रेशियो बना ली कि भैया इससे उन्होंने एक रेशियो निकाल दी, हाँ ये तो बहुत अच्छी रेशियो है, अरे हमको पता चल रहा है भैया एसेट्स के ऊपर या नीचे होने से सेल्स में इफेक्ट हो रहा है, तो इट्स अ ग्रेट एनालिसिस। अगर भैया किसी कंपनी की एसेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, एसेट्स कम ज्यादा हो जाती हैं, तो हम एक चीज निकाल सकते हैं उसके सेल्स में भी फिर इफेक्ट आएगा। इसका मतलब अगर कोई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल्स की परफॉर्मेंस देखना चाहता है, वो देख रहा है यार पिछले साल तो सेल्स बड़ी अच्छी करी, इस साल सेल्स में ऐसा क्या हो गया, तो उसको पता है हाँ वो एसेट्स में एक रिलेशनशिप है, तो भाई वो सीधा जाएगा और एसेट्स की स्टडी करेगा, वो एसेट्स की स्टडी करेगा, वो देखेगा भाई एसेट्स में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गया है, एसेट्स में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, कहीं इसमें ज्यादा एसेट या कहीं कम एसेट्स तो नहीं होगी, क्या दिक्कत आ गई भाई, क्या हो गया, तो फिर वो देखेगा एनालिसिस करेगा, इससे होता है बेटा। उसको पता है भाई सेल्स में ऊपर नीचे हो रहा है कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब एसेट्स में कुछ झोल हो रहा है, वहां पे जाके देखेगा, ये बात है बेटा। जैसे बेटा आप कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं है ना, उसमें वो आपके कोई फैक्टर जैसे कोई ऊपर चीज नीचे होगा तो डॉक्टर देखता है ना यार किस किस की वजह से हुआ, तो जो जो फैक्टर उस चीज को इफेक्ट करता है वो उसका फिर आपको पकड़ेगा मामला, फिर उस पर आपको रेमेडी बताएगा, ठीक है। यही बात यहां पे भी हो रही है। तो बेटा मैंने आपको प्रूव करा कि एसेट्स का सीधा सीधा रिलेशन सेल्स के साथ है, तो यहां पे एक रेशियो बना ली। अब फॉर्म हमने ढांचा बना लिया, अभी तो हमने गेम बनाया, अरे मैंने तो बस आपको ढांचा बताया, लेकिन ये फॉर्मूला भी है नहीं, फॉर्मूला एक्चुअली जो है वो है सेल्स या नेट सेल्स भी बोल सकते हो, अरे सेल्स माने सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स अपॉन एवरेज एसेट्स। ये एवरेज एसेट्स वर्ड क्यों यूज करा, ये एक मसला है। हम यहाँ पे क्या टोटल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स तो यहाँ पे है ही, एवरेज टोटल एसेट्स क्यों यूज करा, अरे टोटल एसेट्स यूज कर लो सीधा, एवरेज मतलब कुछ ना कुछ का सर ये तो एवरेज ले लिया, मतलब वो ओपनिंग, मतलब वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 वाला गेम होगा, हाँ बेटा वही है, लेकिन क्यों करना पड़ा सर, वो ओपनिंग क्यों ले रहे हम, मैं आपको बताता हूं, सीधा एक लॉजिक है, वन लाइनर अगर लॉजिक बोलूं, बेटा जो बैलेंस शीट बनती है ना वो एज एट बनती है, एज ऑन एज एट ऐसे बनती है, लेकिन जो पीएनएल अकाउंट बनता है ना बेटा, ये फॉर द ईयर एंडेड बनता है, मैं पीएनएल अकाउंट बोलता हूं वैसे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बोल देता हूं बस, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो बेटा आपकी बनती है वो लेकिन फॉर द ईयर एंडेड बनती है, मतलब इनकम स्टेटमेंट के अंदर बेटा जो आप आइटम देखते हो ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर 2025 को हमारी एकदम को सेल्स ऐसी होगी, मतलब पूरे साल खाली बैठे कुछ धंधा नहीं हो रहा,
एकदम से 31 दिसंबर 2024 को पूरे साल सेल कर दी, पूरे साल की एक साथ सेल कर दी। ऐसा तो होता नहीं, इसलिए बेटा प्रैक्टिकल नहीं होता। ऑब्वियसली बेटा आप पूरे साल, पूरे बेटा कोर्स में करते हो ना आप। आपने धंधा 1 जनवरी, आपका फाइनेंशियल धंधा जो स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो 1 जनवरी से पूरे दिन सेल्स करोगे ना, कभी नहीं होगी कभी होगी, लेकिन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, और फिर 31 दिसंबर को आपका पूरा वो फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर एंड हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं बेटा बैलेंस शीट की तरह कि उसी दिन की सेल बताओ, ऐसा तो है नहीं बेटा पूरे दिन आप खाली बैठे, पूरे साल खाली बैठे, 31 दिसंबर को सीधे लास्ट में आपने सेल कर दी। इसलिए यहां पे कभी भी एज एट नहीं बनाते, फॉर द ईयर एंडेड है। मतलब भैया हमारी जो सेल्स है ये पूरे साल की है, फॉर द ईयर एंडेड है, पूरे साल की है, फॉर द ईयर है ऑब्वियसली। लेकिन बैलेंस शीट की जो बेटा आइटम्स होती है ना वो एज एट होती है। मतलब ये जो आप एसेट देख रहे हो, ये जो आप एसेट देख रहे हो, सोचो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की एसेट है, ये जो 5 लाख रुपए की आप एसेट देख रहे हो, ये 31 दिसंबर 2024 की जो 31 दिसंबर 2024 को जब आप एसेट देखोगे, ये तब की एसेट है, पूरे साल की एसेट नहीं है ये आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आपके गोदाम के अंदर मैं मान के चलता हूं ये एसेट नहीं है, एक स्टॉक है, इसका मतलब ये है अगर आप, स्टॉक भी एक एसेट ही है ना, क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप गोदाम अपना जाके 31 दिसंबर 2024 को गोदाम खोलोगे तो आपको 5 लाख रुपए का वहां पे माल पड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया आप जब भी पूरे साल अपना गोदाम खोलोगे तो 5 लाख रुपए का मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना बेटा। पूरे साल तो कभी इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन 31 दिसंबर पर्टिकुलर उस दिन की बात कर रहे हैं, एज एट उसी दिन की बात। 31 दिसंबर 2024 को बेटा आपका जब गोदाम में स्टॉक देखोगे 5 लाख होगा, ये पूरे साल का नहीं है। तो ये इससे एक दिक्कत आ गई बेटा। अब दिक्कत क्या आ गई भाई, हम सेल्स कर रहे हैं पूरे साल की। अभी मैंने आपको बताया एसेट का रिलेशनशिप है सेल्स का, मतलब एसेट से ही सेल्स होती है एक्चुअली आपकी, मतलब एसेट ही जन्म देता है सेल्स को ऑब्वियसली। लेकिन मुझे बात बताओ, ये जो एसेट है ये तो हमने सीधी सीधी बात 31 दिसंबर 2024 को खरीदी। अरे इसका मतलब ये जो एसेट आप देख रहे हो 31 दिसंबर 2024 को, ये तो पर्टिकुलर उस दिन की एसेट है। इसका मतलब ये तो हमने उसी दिन खरीदी, ये तो मतलब हमने उसी दिन खरीदी। अरे उसी दिन खरीदी तभी तो उस दिन की एसेट है। अगर हमने फिर ये जब उसी दिन खरीदी तो हमने उससे पूरे साल की सेल कैसे कर दी भाई? ये एसेट है 31 दिसंबर 2024 की, 225 की सॉरी, ये तो मतलब उसी पर्टिकुलर दिन की है, तो सेल्स जो होगी उसी पर्टिकुलर दिन की होगी। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपने 31 दिसंबर 2025 को स्कूटर खरीदा तो बेटा उसी दिन से ही तो फिर आप स्कूटर का बेनिफिट लेना स्टार्ट करोगे। ऐसे थोड़ी ना रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से ही आपको बेनिफिट आना स्टार्ट करेगा, उसी दिन से चालू होगा। तो भाई ये स्टॉक तो 5 लाख रुपए का उस दिन का है, तो भाई अब ये जो मुझे बेनिफिट देगा ये जो सेल्स होगी उसी दिन की होगी, क्योंकि बेटा उसी दिन से ही तो आप माल बेचना स्टार्ट करोगे 5 लाख रुपए का। या जो अगर आपने सोचो फॉर एग्जांपल एक मशीनरी खरीदी, अब सोचो स्टॉक हटाओ यहाँ पे मशीनरी लिख दो, इसका मतलब मैंने उस दिन मशीनरी खरीदी 31 दिसंबर 2025 को, तभी तो एसेट है। एसेट का मतलब क्या है, उस दिन हमारी मशीनरी 5 लाख रुपए की है, इसका मतलब मैंने उसी दिन मशीनरी खरीदी। अब भाई अगर मैंने उसी दिन मशीनरी खरीदी तो बेनिफिट अब इससे जो आएगा वो उस दिन और उसके बाद से आना स्टार्ट होगा। लेकिन सेल्स तो भैया पूरे साल की है, शुरू से चलती आ रही है। ये क्या गेम है? एसेट तो भैया उस साल की है तो बेनिफिट भी उसी टाइम से आना स्टार्ट होगा। लेकिन भाई हमारी सेल्स तो पूरे साल की, उससे पहले से ही आ रहा है। अरे भैया एसेट तूने अभी खरीदी है लेकिन सेल्स पहले से आ गई, तो ये तो हमारा एनालिसिस सारा गड़बड़ हो गया। हमने तो ये प्रूफ करा कि भैया एसेट्स ही जन्म देता है सेल्स को, लेकिन एसेट्स देगा तो तब ना जब वो सेल्स के साथ होगा। अगर आपकी एसेट सोचो बेटा वो भी फॉर द ईयर एंडेड होती कि हाँ मैंने पूरे साल ऐसा एसेट खरीदता रहा तो भाई ठीक है, हमने भी उसके साथ सेल करते रहे। लेकिन भाई ये तो एज एट है, हमने तो उसी दिन एसेट खरीदी है, तो भाई अब जो इनकम आनी स्टार्ट होगी, जो सेल्स आनी स्टार्ट होगी, वो भी अब उसी दिन से आनी स्टार्ट होगी। सीधी बात है, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास कभी एसेट थी नहीं, क्योंकि ये तो 31 दिसंबर की है, 30 दिसंबर को एसेट ही नहीं है, उस दिन की है ना ये तो। लेकिन सेल्स हमने पूरे साल की कर रखी है, उससे पहले की चली हुई है, तो ये क्या सीन है? तो बेटा ये दिक्कत है ना, यही तो, ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। न्यूमरेटर में जो अमाउंट है वो फॉर द ईयर एंडेड है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में अमाउंट है वो एज एट है। अब ये दिक्कत है बेटा, ये पाप होता है मैनेजमेंट की दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो ना करना, ये है बेटा। अगर आपका रेशियोस, आपका एनालिसिस में बेटा स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, आपका कंपैरिजन में स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, अरे बेटा आप एक दूसरे को जो कंपैरिजन करोगे वो उनमें कुछ कॉमन तो होना चाहिए ना। आप जो बेटा आप ऐसा थोड़ी ना है, फॉर एग्जांपल बेटा आप हॉर्स और ज़ीब्रा को कंपेयर नहीं कर सकते, वो दोनों अलग अलग है।
उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप बेटा हाँ हॉर्स की अपनी अपनी ब्रीड को कंपेयर आप कर सकते हो, वो है क्योंकि वो दोनों हॉर्स। तो बेटा जब आप कंपैरिजन करोगे बेटा गधे घोड़े ऐसे ये भी तो नहीं हो सकता ना, जैसे कुत्ता और हाइना बेटा ये भी नहीं हो सकता, ये सब कंपैरिजन वाले नहीं है क्योंकि इनका ब्रीड ही अलग हो गया बेटा, ये मामला ही अलग हो गया। तो आपको बेटा जो कंपैरिजन करना है वो बेटा आपको उनको स्टैंडर्डाइजेशन में लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बेटा लीटर और यहाँ पे किलो है, इसका कुछ गेम नहीं हो सकता। आपको इसको भी बेटा किसी न किसी को बेटा आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन अगर आपको करनी है तो यहां तो मैं इसको एज एट बना दूं, फॉर द ईयर एंडेड को एज एट बना दूं, तो भैया नीचे भी एज एट है, तो एज एट और एज एट कट जाएंगे भैया, कट जाएंगे तो मजा आ जाएगा, मतलब कटने का स्कोप है। लेकिन अगर इस या तो फिर दूसरा ऑप्शन है एज एट को फॉर द ईयर एंडेड बना दो। अब आपकी मर्जी है बेटा, ये मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, फॉर द ईयर एंडेड को एज एट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटा। और हर बार क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको गिवन भी नहीं होती, लेकिन एज एट को फॉर द ईयर एंडेड होने में बेटा कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। मैं बताऊं कैसे, मेरी बात सुनो बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट में सोचो आपके पास जो एसेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आपके पास एसेट्स हैं सोचो 2 लाख की है। इसका मतलब 31 दिसंबर 2024 को जो आपकी एसेट्स थी वो 2 लाख थी। क्लोजिंग बैलेंस जो एसेट्स का है आपका, एसेट्स का, इसका मतलब 31 दिसंबर 2025 को मतलब जो आपकी एसेट्स है वो मान के चलते हैं 5 लाख है। इसका मतलब आपके पिछले साल के शुरू में जो आपके पास एसेट्स थी वो कितनी थी, 2 लाख। तो पूरे साल अगर मतलब आपके पास एसेट्स 2 लाख थी तो 2 लाख की एसेट से ही फिर आपने सेल्स करना स्टार्ट करी होंगी। लेकिन जब मैंने साल के एंड में देखा मेरे पास तो एसेट्स 5 लाख की, इसका मतलब मैंने 3 लाख की एसेट्स और खरीद ली होंगी। लेकिन क्या गारंटी है मैंने सिर्फ 3 लाख की एसेट्स खरीदी हो सकता है मैंने कुछ और एसेट ज्यादा खरीदी हो, उसमें से कुछ बेच दी हो, तब जाके फाइनल अमाउंट 5 लाख आया, तो मुझे तो नहीं पता। तो इसका मतलब मैं फिक्स नहीं हूं, कभी 2 लाख हो रहा है कभी 5 लाख हो रहा है। तो एक्चुअली मेरे पास पूरे साल एसेट्स कितनी थी बेटा, हो सकता है मैंने पूरे साल हो सकता है 10 लाख की एसेट्स खरीद ली हो, मुझे क्या गारंटी है। तो ऐसा तो सर ये तो 12 लाख हो गया, तो 12 लाख मेरे पास टोटल एसेट्स होनी चाहिए थी ना। लेकिन मैंने तो देखा क्लोजिंग में 5 लाख है, हो सकता है इसमें से फिर 7 लाख बेच भी दिए हो। तो भैया मुझे नहीं पता मेरे पास भाई फिर कितनी एसेट थी, कभी 2 आ रही है कभी 12 आ रही है फिर कभी 5 आ रही है, भैया आ कितनी रही है तो आपका हिसाब डन नहीं है। तो आपने क्या करा बेटा, आपने क्या करा, एवरेज ले लिया भाई। साल के शुरू में मैंने देखा भाई मेरे पास 2 लाख थी, साल के अंदर मैंने देखा मेरे पास 5 लाख थी, तो भाई मोटा मोटा हिसाब मान के चल रहे थे मेरे पास 2 लाख प्लस 5 लाख बटे 2, आगे भैया हमारे पास 3.5 लाख की तो भाई मतलब मेरे पास थी। मतलब ऑन एन एवरेज पूरे साल मेरे पास, मतलब जब भी मैं अपनी बैलेंस शीट खोल के देखूंगा, ऑन एन एवरेज जब भी गोदाम खोल के देखूंगा, मतलब जब भी देखूंगा जहां मेरे पास एसेट्स है, भाई मेरे पास ऑल द टाइम 3.5 लाख की एसेट्स होती हैं। मतलब पूरे साल आपके पास एसेट्स होती कितनी है, ऑल द टाइम 3.5 लाख की। मतलब आपको ये पता चल गया जब भी आपके पास हमेशा कितनी की एसेट्स होती हैं 3.5 लाख, 3.5 रुपए की। इसका मतलब बेटा जब आपको पता ही चल गया, जब आपके पास ऑल द टाइम 3.5 लाख की एसेट्स हैं, तो बेटा 3.5 लाख से ही तो फिर आप सेल्स करते होगे। बताओ हमेशा बेटा आपके पास 3.5 लाख की एसेट रहती है, तो आप जो सेल्स करते होगे, जो आप सेल्स हो रही होगी, वो इस 3.5 लाख की एसेट्स को यूज करके तो हो रही होगी। तो अब आएगा बेटा, तो इस 3.5 लाख से, तो ये क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड आ गया ना आपका, ये जो एसेट्स आ गई बेटा ये भी फॉर द ईयर आ गई। अरे भाई फॉर द ईयर क्या होता है, पूरे साल कितना था, तो भाई हमने निकाल तो लिया, हमारे पास पूरे साल एसेट 3.5 लाख की थी। अरे कभी 2 लाख होती है कभी 5 लाख होती है, तो भाई पूरे साल कितनी थी, तो पूरे साल 3.5 लाख आ गया, फॉर द ईयर आ गया, तो बेटा ये भी आ गया ये भी आ गया, बस ये तो है फॉर द ईयर एंडेड ओपन सेल्स। तो बेटा ऐसे ये चीज निकली है, ऐसे ये चीज निकली है। तो ये बेटा मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको क्या बताया, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखिए नेट सेल्स, ये तो नेट सेल्स हम यूज करेंगे बेटा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना, सेल्स टैक्स भी होता है तो वो भी माइनस कर लेना, ठीक है, अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। अब मैंने आपको लॉजिक समझाया एवरेज एसेट्स क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये फॉर द ईयर एंडेड होता है, लेकिन ये एज एट होता है। दिक्कत ये हो जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी, इसका भी फॉर द ईयर निकालना पड़ेगा कि भैया एक्चुअली पूरे साल फिर मैंने एसेट्स कितनी यूज करी, पूरे साल निकल गया जो चल रहा था, इसमें पूरे साल के दौरान मैंने एसेट्स फिर यूज कितनी करी, एवरेज ले लो, आ जाएगा आपके पास कि भाई तूने पूरे साल इतनी एसेट्स तो यूज करी है। तो मतलब मैंने जब पूरे साल 3.5 लाख की अगर एसेट्स यूज करी है ऑन एन एवरेज, तो 3.5 लाख की एसेट्स से ही फिर मेरी सेल्स आ रही होगी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 लाख से मेरी एसेट, 2 लाख से मेरी सेल्स आ रही है, नहीं इससे नहीं आ सकती, क्योंकि भाई ये पूरे साल मेरी इतनी एसेट नहीं थी। क्या मैं बोल सकता हूँ 5 लाख, नहीं ये भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो पूरे साल के एंड की थी, एंड में यूज करिए ना। तो भाई पूरे साल एक्चुअली मैंने कितना यूज करा है, 3.5 लाख। तो भाई पूरे साल जब 3.5 लाख की एसेट यूज करिए, तो फिर जो सेल्स भी आ रही होगी वो भी 3.5 लाख की एसेट यूज करके आ रही होगी, ठीक है। अब आइए, चलिए
अब एक एग्जांपल से इस रेशियो को जो मैंने आपको बताया इसको समझते हैं। मान के चलिए बेटा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे रख रहा हूँ, मान के चलते हैं, ठीक है। सेल्स है पूरे साल की फॉर द ईयर एंडेड, है ना, फॉर द ईयर है बेटा, ठीक है। सेल्स मान के चलिए फॉर द ईयर एंडेड है, ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2025 की, 25 चल रहा है ना, तो मान के चलो बेटा इसी साल को ही लेके चलते हैं। तो पूरे साल 2025 का जो ईयर है, इसमें जो हमारी पूरी सेल्स थी बेटा, मान के चलो वो है 10 लाख, 10 लाख है, ठीक है बेटा। फंडा समझा रहा हूँ, सारा समझा चुका हूँ, एक एग्जांपल से और ज्यादा डिटेल समझ में आ जाएगा। और मुझे आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज बतानी है, एक एनालिसिस बताना है कि एक्चुअली एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है। मुझे ये समझाने का एक्चुअली मेरा पर्पस है, ठीक है। ओपनिंग एवरेज एसेट्स लेनी है, एवरेज टोटल एसेट्स लेनी है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो होना पड़ेगा बेटा। तो ओपनिंग टोटल एसेट्स, ओपनिंग टोटल एसेट्स, ओपनिंग टोटल एसेट्स मेरा मतलब है 1 जनवरी 2025 की जो एसेट्स है, ठीक है। वो मान के चलते हैं बेटा एक, ताकि एक वो हो पूरा एक नंबर आ जाए बेटा, ठीक है। 3 लाख ले लेते हैं, ठीक है, 3 लाख की एसेट्स है। क्लोजिंग टोटल एसेट्स ले लेते हैं, है ना, मतलब साल के एंड में 31 दिसंबर 2025 के दिन मेरे पास कितनी एसेट्स थी, ठीक है, वो मान के चल लेते हैं हमारे पास 5 लाख है, ठीक है, ठीक है भैया। अब आपको वो कह रहा है फाइंड टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अरे रेशियो, वो रेशियो ठीक है, क्या फाइंड करने को कह रहे हैं, एक्चुअली हम फाइंड क्या करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन बेटा, फॉर्मूले कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है भाई। मुझे ये देखना है, मुझे इतना पता है कि भाई एसेट दे रखी है और सेल्स दे रखी है, इसका मतलब एसेट और सेल का एक रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब एसेट होंगी तभी तो सेल होगा, तो मुझे ये दिखानी है कि कितनी एसेट से कितनी सेल हो गई। मुझे ये दिखानी है कि कितने डॉलर की एसेट से कितने डॉलर की सेल हो गई, बस ये दिखाना है। अरे अगर मेरे पास 5 लाख की एसेट है, तो 5 लाख की एसेट अगर मैंने धंधे में रखी हुई है, तो उस 5 लाख की एसेट से मेरे एक्चुअली कितने डॉलर की सेल हो रही है, उस 5 लाख की एसेट से, बात ध्यान से सुनो, 5 लाख की एसेट से मेरे कितने डॉलर की सेल हो रही है, बस मुझे ये फाइंड आउट करना है। चलिए, तो उसके पास पहले मेरे पास सेल्स तो दे रखी है, ठीक है, 10 लाख को पहले लिख लेते हैं। अरे जो गिवन है वो तो सही है ना, लेकिन अब समस्या ये है, 3 लाख डॉलर की सेल बेटा, ये ऑल द फिगर्स आर इन डॉलर्स, ठीक है, ऑल द फिगर्स आर इन डॉलर्स, ओके। लॉजिक से बेटा डॉलर में सारी फिगर दे रखी है, बात लेकिन क्या है, दिक्कत क्या हो गई बेटा, क्या 3 मतलब साल के शुरू में मेरे पास कितने डॉलर की एसेट पड़ी है, 3 लाख डॉलर। तो क्या 3 लाख डॉलर की एसेट पूरे साल यूज करके मैंने 10 लाख डॉलर का पूरी सेल्स कर दी? नहीं, हो सकता है बीच में मैंने और भी एसेट्स खरीदी हो, क्योंकि क्लोजिंग में देखो 5 लाख है, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, खरीदा होगा, बेचा होगा और एसेट्स होगा ना बेटा। ले तो गड़बड़ है, तो फिर मतलब 3 लाख से नहीं हुआ, ये तो और भी होंगे एसेट्स। लेकिन देखेंगे, तो मैंने कहा चल क्लोजिंग ले लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग ले लूंगा तो वही, अगर मैं सीधा क्लोजिंग लूंगा वो तो 31 दिसंबर 2025 की एसेट है, तो ये तो उस दिन की एसेट है ना, तो उस दिन की सेल्स होगी उससे तो। अरे आपने 31 दिसंबर 2025 को 5 लाख की एसेट खरीदी है, तो उसी दिन से ही तो फिर सेल्स हमने करी होगी। तो पहले की सेल्स जो हो उनकी एसेट्स कौन होंगी, वो हमें पता नहीं बेटा, वो कैसे निकाले बेटा, उसके लिए हम एवरेज एसेट्स यूज करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। पर्पस क्या है एवरेज एसेट यूज करने का, ताकि हमें पता चल जाए मोटा मोटा फिर हमने पूरे साल कितनी एसेट यूज करी। अगर हमको किसी तरह ये पता चल जाए कि मोटा मोटा ऑन एन एवरेज मैंने पूरे साल कितनी एवरेज एसेट, पूरे साल कितनी एसेट यूज कर ली, तो उसी पूरे साल जितनी मैंने एसेट यूज करी है मुझे पता चल जाएगा, अच्छा उससे मैंने पूरे साल इतनी सेल्स कर दी। इसलिए हम एवरेज एसेट यूज करते हैं, ताकि हम मुनाफा निकाल सकें, क्योंकि ये तो एसेट है ना, उस दिन की है पर्टिकुलर, लेकिन हमने सेल्स तो पूरे साल करी है ना, सीधा ओपनिंग या सीधा क्लोजिंग में तो नहीं करी ना, पूरे साल करी है। तो बेटा एवरेज ले लेंगे, ताकि पूरे साल की एसेट आ जाए, तो पूरे साल की एसेट आ गया और सेल भी पूरे साल की है, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्या निकालता हूं, एवरेज एसेट निकालना सिखा देता हूं। सर आप हमको क्या सिखाओगे, हमें ऑलरेडी आता है, ठीक है, ठीक है बेटा। 3 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 2, ठीक है बेटा। तो ये हम कर लेते हैं, ये आ गया 4 लाख, है ना, 4 लाख आ गया, 4 लाख आ गया ना, 3 + 5 8, 8/2 4 लाख, तो 4 लाख के हमारे पास, मतलब ऑन एन एवरेज पूरे साल, मतलब ऑन एन एवरेज पूरे साल मेरे पास कितनी एसेट थी, 4 लाख की। कभी 3 होती है, कभी 5 होती है, मतलब मोटा मोटा पूरे साल फिर कितनी थी, 4 लाख थी। मतलब जब भी मैं पूरे साल अपना धंधा अपनी एसेट्स खोल के देखूंगा, मेरे पास ऑल द टाइम 4 लाख की एसेट रखी रहती है। तो जब ऑल द टाइम पूरे साल 4 लाख की एसेट रखी होती है, तो 4 लाख की एसेट को यूज करके मैंने पूरे साल सेल कितनी कर ली, 10 लाख। पूरे साल 4 लाख की एसेट यूज करके मैंने पूरे साल कितनी सेल कर ली, 10 लाख।
तो बेटा अब यहां पे आंसर आ गया 2.5। इसका मतलब है क्या? 2.5 अपॉन 1 आया ना, इसको ऐसे काटोगे तो यहाँ पे 1 आ गया, 2.5 ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है ये बता देता हूं। मतलब फॉर एवरी $1 we get the revenue, we get the sale or revenue of $2.5। क्रक्स ये है, बताना क्या चाहता हूं, बताना एक्चुअली मैं आपको ये चाहता था। ये मैं आपको बता सकता था अभी भी जब मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था, लेकिन एग्जाम्पल के बिना ये चीज समझ नहीं आती, इसलिए एग्जाम्पल जानबूझ के रखा कोई समझाने के लिए। अब ये है क्या? मतलब अगर आप अपने धंधे के अंदर सिर्फ $1 की एसेट रखते हो, बेटा ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेटा ऐसा थोड़ी ना कोई धंधे में $1 की एसेट रखता है। मान के चलो हम जब भी एनालिसिस करते हैं वन के टर्म्स में करते हैं कि अगर $1 रखूंगा तो कितना होगा, $1 रखूंगा तो कितना होगा। अगर बैंक के अंदर $1 रखूंगा तो मुझे वो कितना ब्याज निकाल के देगा। हर चीज आप वन के रिस्पेक्ट पे निकाल के देखते हो। अरे इससे फिर एनालिसिस इजी हो जाता है ना। एक बार बेटा वन से निकाल दिया, फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी अपने डिजाइन नंबर से मल्टीप्लाई करो 987, तो बेटा आपके पास वो आंसर आ जाए। सीधी बात है, इसलिए हम हर चीज वन के टर्म्स में निकालते हैं पहले, ठीक है। ओके, कोएफिशिएंट के टर्म्स में निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट से बेटा आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए। ओके, यहां पे मैं मतलब क्या बताना चाहता हूं, अगर आप अपने धंधे के अंदर $1 की एसेट रखेंगे, या मुझे अब मेरे वाक्य को सुनिए जैसा मैं इसको फ्रेम करने वाला हूं। अगर मैं अपनी एसेट के अंदर $1 इन्वेस्ट करता हूं, बेटा आपने अपने एसेट में पैसा ही तो लगाया। अरे बेटा मैंने आपको क्या समझाया था, ये सोर्सेज ऑफ फंड है, इन सोर्सेज ऑफ फंड्स को आपने एसेट्स में तो इन्वेस्ट करा है, इन पैसों को, तो ये भी तो बोल सकता हूं। इसका मतलब अगर आप अपने एसेट के अंदर $1 इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एसेट आपको बदले में $2.5 कमा के दे देता है। फिर से मेरे इस बात को ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आप अपनी जेब में, आपके पास $1 पड़ा था, आपने वो एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एसेट्स आपको बेटा उसके बदले में वो खुश हो जाएगा, उसने मुझे $1 दे दिया, वो आपको $2.5 की सेल्स करके दे देगा। $2.5 की। यहां पे मैं शब्द यूज कर रहा हूं रेवेन्यू, सेल्स, यहां पे मैं प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं कर रहा बेटा। प्रॉफिट अलग है, वो अलग गेम है बेटा, वो मैं आपको रिटर्न ऑन एसेट्स वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, वो क्या कंसेप्ट है, 2 पॉइंट एनालिसिस आप पढ़ेंगे। यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप अपने सिर्फ $1 का इन्वेस्ट करते हैं अपने एसेट्स में, वो आपको $2.5 की सेल्स कमा के दे देगा। ये है गेम। अब यहां पे कंपैरिजन चलेगा दूसरे फॉर्म्स के साथ। आप देखोगे यार मैं अपने बस $1 जब फॉर्म के अंदर लगाता हूं, मैं अगर अपना क्योंकि बेटा मेरी बात सुनिए, धंधा एसेट से ही तो बनता है। अरे एक बिजनेस को इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं, बिजनेस भी एक इन्वेस्टमेंट ही है ना। वो क्यों बोलते हैं, वो एक्चुअली बिजनेस को इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो एसेट्स को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बेटा बिजनेस में तो क्या है, बिजनेस क्या है, अरे आप अपने धंधे की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, एसेट्स ही तो कमा के आपको पैसा देती है। अरे बेटा आपके डेटर्स, आपके जो डेटर्स होते हैं वही सारी की सारी एसेट्स बैलेंस शीट में लिखते हो, वही तो आपका धंधा बनाती है। नहीं पता आपको? बेटा आप किसी मैं आपको बात बताता हूँ, सारा गेम समझाऊंगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन वगैरह सारा 805 एएसी। आपको अगर किसी को बिजनेस खरीदना है बेटा, दो तरीके होते हैं, यूएस गैप के अंदर भी है। आप या तो बेटा उसके शेयर्स खरीद लो, ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा बेटा आप उसकी एसेट्स खरीद लो। अगर आपने बेटा उस बिजनेस की एसेट्स ही खरीद ली, तो बेटा वो बिजनेस आपके कंट्रोल में हो गया। बेटा आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका नहीं है, वो किसने ले रखा है। आपकी जो गाड़ी नहीं है वो किसने ले रखी है, तो बेटा एक तरीके से आप कंट्रोल में हो उस बंदे के। बेटा आपको रहना तो पड़ेगा, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सोचो पावर ऑफ अटॉर्नी या रेंट, आप उसको एसेट भी पूछ पूछ के यूज कर रहे, मैं तेरी एसेट यूज कर लूं, गाड़ी यूज कर लूं, हर चीज पूछ पूछ के कर रहे हो, तो बेटा आप एक तरीके से उसके कंट्रोल में हो। तो बेटा आपने जब उसकी एसेट ही ले ली, आप उसके एसेट्स के मालिक हो, तो आप उसके कंपनी के मालिक हो। तो बेटा अगर आपको कंपनी खरीदनी है तो उसकी एसेट्स खरीद लो, एसेट्स खरीद लो। लाइबिलिटी कौन खरीदता है बेटा, एसेट्स खरीद ले, तो बेटा वो आपके वैसे भी आपके सरेंडर हो गया हो। बट ऑब्वियस है, हर चीज को आपसे पूछ के करनी पड़ेगी। तो यहां मैं बता रहा हूं एसेट्स, मैं बता रहा हूं गेम क्या है, ठीक है। तो एसेट्स भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है। अगर आप ये $1 अपनी बैंक की एफडी में लगाते हो, वो आपको कितना ब्याज दे देता। यहां पे आप कंपैरिजन करते हो, यार मैंने अपने एसेट्स में $1 लगाया, $2.5 कमा के दे रहा है, $2.5 कमा के दे रहा है। अब इसी चीज को ये तो इंटा हो गया, अब आप अपने दूसरे फॉर्म से कंपेयर करोगे, इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे। यार देख मैं तो देखो $1 लगा के, मैं भैया $1 लगाता हूं, मैं $1 लगाता हूं और $2.5 कमा लेता हूं उस पे $1 पे। लेकिन मेरी इंडस्ट्री तो मेरे भी बाप निकली भैया, वो $3.5 कमा के ले लेती है। भाई साहब ये तो और ज्यादा कमा रही है। अब जितनी ज्यादा सेल होगी, इसका मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा बेटा, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, कहना गलत नहीं है। नो डाउट एक्स्ट्रा सेल एक्स्ट्रा खर्चे भी लेके आती है, लेकिन क्या है बेटा, यही तो ये गेम है, ये स्लैबिंग। आप अभी इतना डिटेल में मत जाओ, आप अभी इंडस्ट्री समझो। आप बस क्या करोगे, आपने बस ये आप कंपैरिजन करोगे, भाई ये कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। यही 2 पॉइंट एनालिसिस है एक्चुअली जिसने बताया था।
मैं आपको धीरे धीरे पता नहीं वहां पे पहुंचा जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने आपको रोक रहा हूं, मेरा मन बहुत कर रहा है बताने का। $1 बेटा आप बस अपनी एसेट्स में लगा रहे हो, तरीके से इन्वेस्टमेंट ही तो है भाई, वो आपको $2.5 कमा के दे रही है, लेकिन आप अभी भी संतुष्ट नहीं हो। देखो आप क्या करोगे, अपनी इंडस्ट्री में देखोगे, आप देखो कंपटीटर को, देखो पड़ोसी को, देखोगे कि मेरा पड़ोसी कितना कमा रहा है। लालच है ना, अपने पे नहीं देख रहे, पड़ोसी को देखना भाई वो कितना कमा रहा है। हम चाहे कितना भी कमाए, लेकिन वो हमसे एक ढेला भी एक्स्ट्रा कमा ले, अपने को उधारा नहीं, हमको वही फॉलो करना है फिर उसकी स्ट्रेटेजी। ऐसा होता है ना बेटा, ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, कितना भी प्रॉफिट कमाए, लेकिन अगर सामने वाले ने अच्छा ट्रेड से कमा लिया, फिर उसकी स्ट्रेटेजीज पे जाएंगे कि भाई नहीं उसने कैसे कमा लिया। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन होता है। अब आपकी इंडस्ट्री हो सकता है $3.5 कमा रही हो $1 पे, तो शायद आप कुछ गलती कर रहे हो। अब यहां पे मैनेजमेंट का रोल आएगा, इसलिए कहता हूं रेशियोज बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको बताती है कि आप एक्चुअली कहां लैक कर रहे हो। भाई अगर आप $1 लगा के 2.5 कमा रहे हो, लेकिन आपका कंपेटिटर या आपके इंडस्ट्री के जो पीयर्स है वो $1 लगा के $3.5 कमा लेते हैं, तो आप में शायद कुछ गलती है, आपकी पुअर मैनेजमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके में, शायद आप गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे आपका शायद बेटा क्या कह सकते हैं, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे बेटा मैथमेटिक्स ही तो है, अगर आपका आप सामने वाले का 3.5 आ रहा है, आपका 2.5 क्यों आ रहा है, मतलब कोएफिशिएंट आपका कम क्यों आ रहा है, इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा आ रहा है। जितना ज्यादा डिनोमिनेटर आएगा आपकी उतनी वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब आपकी एवरेज एसेट बहुत है, मतलब आपने दुनिया भर की एसेट रखी हुई है, लेकिन उससे पैसा कुछ नहीं आ रहा है। फिर से समझो मेरी बात, में क्या कहना चाहता हूं, आपने बेटा दुनिया भर की एसेट रखी हुई है, लेकिन वो एसेट्स आपकी कन्वर्ट नहीं कर रही सेल्स में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हो सकता है बेटा आपके पास कुछ ऐसी एसेट हो जो नकली एसेट्स हो, इन्हें कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, इन्हें राइट ऑफ करना पड़ता है। समझ रहे बेटा मेरी बात? इसी एक्चुअली यही जो बात मैंने आपको बताई, इसी को देखते हुए ये रेशियो बनाई गई, दूसरी वाली फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। इन्होंने देखा यार, ये बताऊं करंट एसेट के अंदर बड़ा बताओ चक्करबाजी है, उसके अंदर फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह भी होती है, राइट ऑफ करने वाला गेम भी होता है ना। उन्होंने कहा यार इसको हटाओ, गड़बड़ है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी एसेट्स भी होती है जो एक्चुअली आपकी एसेट्स नहीं होती बेटा, लेकिन वो जबरदस्ती डिनोमिनेटर का बेस बढ़ा रही है। अब डिनोमिनेटर का बेस बढ़ाएगा तो आपका कोएफिशिएंट कम आएगा, इसलिए बेटा इनको हटाया गया। एक और लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया, मैं आपको एक्चुअली क्या बताना चाहता हूं, इंटरप्रिटेशंस पे आ जाते हैं। A higher total assets turnover ratio indicates that if a company is more efficient at using its assets to generate sales, for example, a ratio of 1.5 means for every $1 of asset, the company generates $1.5 in sales. मैं आपको वैसे ही इन डिटेल समझा चुका हूं। A lower ratio might suggest inefficiency in asset utilization, such as low inventory turnover, poor collection period methods of receivables, or underutilized फिक्स एसेट। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा सर, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब सॉरी स्लो इन्वेंट्री टर्नओवर से सर कैसे हमारी कम आ सकती है सर, मतलब दूसरी रेशियो की वजह से इस रेशियो में कैसे इफेक्ट आ रहा है, बताता हूं। समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं। देखो बेटा, स्लो इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इन्वेंट्री टर्नओवर बताती क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर ये बताती है कि कितने टाइम्स आपका माल गोदाम से निकल गया। अब बेटा आपकी अगर स्लो टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब आपके गोदाम से माल स्लो निकल रहा है। इसका मतलब आपका माल गोदाम से स्लो क्यों निकल रहा होगा? शायद बेटा आपका माल प्रोडक्ट हिट ही नहीं है, प्रोडक्ट हिट नहीं है, ये पुअर एडवर्टाइजिंग है। आपने ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर नहीं रखी है लोगों के बारे में, लोगों को आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो गोदाम में माल पड़ता रहेगा, सड़ जाएगा। तो जितना टाइम फिर बेटा जब तक गोदाम में, मतलब उतने दिन किताबों में भी आपका माल रहेगा, होल्डिंग पीरियड भी बढ़ जाएगा ना, तो उतना दिन जब आपके किताबों में रखा रहेगा, तो बेटा मतलब एसेट बढ़ती रहेगी, बनी रहेगी, तो मतलब बड़ी रहेगी ना। एसेट का डिनोमिनेटर का बेस बढ़ गया, तो बेटा फिर रेशियो कम आ गई आपकी, सीधी बात है, फिक्स एसेट्स। अब ऐसे ही बेटा पुअर कलेक्शन का मतलब क्या है? आपके बेटा पुअर कलेक्शन है, इसका मतलब डेटर्स आपके न्यू डेटर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या बताती थी, कितने टाइम्स आपके डेटर्स वो नए बार नए डेटर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सारे डिटेल लॉजिक समझा चुका हूं मैं आपको। अब वो क्यों नहीं हो रहे कन्वर्ट, पुराने डेटर अभी भी किताबों में क्यों है? क्योंकि बेटा आप लोगों को हो सकता है बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रेडिट पीरियड दे रखा, आपकी गलती है, आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, लीनियंट क्रेडिट पॉलिसीज है, आपके बेड डेट बहुत है, आपके बेड डेट्स बहुत है बेटा। ओवर कलेक्शन पीरियड आप कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, वो पैसा आपका लेके भाग गए, तो उतने टाइम आपके बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं एसेट्स, वही है, फिर से आपका एसेट का बेस बढ़ गया, ये दिक्कत हो जाती है बेटा। ठीक है, अब आपको मेरी ये बात बेटा अगर समझ में आ रही है, तो बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा, सिर्फ बेटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से नहीं होता, सेल्स पे भी होता है। अरे बेटा या तो आप डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट कम आने के दो तरीके होते हैं, या तो डिनोमिनेटर बढ़ा दो या बेटा न्यूमरेटर घटा दो। न्यूमरेटर बेटा अगर कम आएगा तब भी तो कोएफिशिएंट आपका कम आएगा, तो बेटा सेल्स भी फैक्टर है बेटा। हो सकता है आपकी, वही मैंने आपको बताया ना, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एक्चुअली डिपेंड करता है, आपकी सेल्स कम हो रही है, क्यों नहीं हो रही आपकी सेल्स बढ़िया? क्योंकि पुअर मैनेजमेंट है, पुअर एडवर्टाइजिंग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। अरे सेल्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स हो रहे हैं आपके बेटा, बहुत ज्यादा रिटर्न्स हो रहे हैं। आप सेल तो करते हो लेकिन रिटर्न आ जाता है, शायद सबस्टैंडर्ड क्वालिटी होगी,
है ना, इससे हो सकता है। बेटा मुझे आपको ये सब बताना था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया देखो इंडस्ट्री क्यों, इंडस्ट्री पीयर से आपको क्या कहते हैं कंपैरिजन करने में आपको मदद मिलती है। बेटा ये सब मैंने आपको इंटरप्रिटेशन भी बताई। आ जाते बेटा नेक्स्ट रेशियो पे, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। बेटा नाम से समझो, शायद मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, अब आप ये शायद खुद ही पढ़ लोगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वही लॉजिक है, वही रेशियो है, बस डिनोमिनेटर में बेटा फिक्स टोटल एसेट नहीं लेना, फिक्स एसेट लेना है। और फिक्स एसेट बेटा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये एक बडिंग इन द फाइनेंस जो होता है, 11th क्लास का बच्चा भी बता देगा फिक्स एसेट कैसे निकालते हैं। टोटल एसेट्स में से करंट एसेट माइनस कर दो, फिक्स एसेट निकल के आ जाएगी। वैसे इसका एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है बेटा, इसका एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, लाइबिलिटी इसे कहते हैं एसेट अप्रोच, ये जो मैंने अभी आपको बताई। एसेट अप्रोच मतलब टोटल एसेट में से करंट एसेट माइनस कर दी। एक लाइबिलिटीज भी अप्रोच भी होती है, ठीक है, वहां से भी आप माइनस कर सकते हो। वहां पे क्या होगा, वो आपको टोटल एसेट नहीं देगा, वो आपको देगा टोटल करंट इक्विटी एंड लाइबिलिटी। कोई नहीं भाई, दे दे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी दे दे, उसमें से करंट एसेट माइनस कर देंगे। और भी बहुत जुगाड़ होते हैं बेटा, वो ऐसे नहीं देगा आपको, पता क्या करके देगा, आपको दे देगा इक्विटी का बैलेंस दे देगा और वर्किंग कैपिटल का बैलेंस दे देगा। बेटा ये सब आपको तोड़ मरोड़ के निकालने पड़ेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं बेटा। यही ऐसे आता है सीएमए यूएसए में, सीएमए यूएसए में ऐसे सीधा सीधा नहीं आता, टोटल एसेट्स में से आपने करंट एसेट्स माइनस कर दी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं आता। आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, आपको इक्विटी का बैलेंस दे देगा, आप बोलोगे फिक्स एसेट्स में इक्विटी कहां से आ गई, और वर्किंग कैपिटल दे देगा, सब कुछ इनडायरेक्ट करके देगा। कुछ नहीं बेटा, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके निकालते हैं। तो आपके पास करंट एसेट्स आ गया, टोटल इक्विटी आपको दे रखा है, करंट लाइबिलिटी का अमाउंट भी आप निकाल लोगे। अरे वर्किंग कैपिटल को खोलोगे तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा ना। तो टोटल इक्विटी को ऐड करना है, करंट लाइबिलिटी से उसको मैं जोड़ना है, तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी आ गया। अब आपको पता है बैलेंस शीट का अमाउंट इक्वल होता है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट। तो टोटल एसेट्स आपके पास आ गया निकल के, फिर उसमें से बेटा करंट एसेट अपना माइनस कर देना, आपके पास फिक्स एसेट्स आ जाएगी। ऐसे सीए में यूएसए में क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने आंखों देखी देखे बेटा, जब मेरे पेपर बच्चे में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं सीएमए यूएसए में, डरना नहीं है। लेकिन जब आप बैलेंस शीट को अच्छी तरह समझ जाओगे तब ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी बेटा। इसलिए आपको कहते हैं बार बार रिवाइज करिए। दिक्कत क्या है, बार बार रिवाइज नहीं करते, कितने भी मॉक कर लो, कितने भी एमसीक्यू कर लो, उनमें हेल्प नहीं होने वाली है आपको। मैं आपको एक ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन बना के दे दूंगा बेटा जो किसी एमसीक्यू वगैरह में नहीं, आप नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे। लेकिन वो कर लेगा जिसके कंसेप्ट बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। ओके बेटा, fixed asset turnover ratio is another important efficiency ratio that specifically assesses how effectively a company utilizes fixed assets such as property, plant and equipment. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारा सेक्शन ए में है पार्ट 1 के, टू जनरेट सेल्स। देखिए धारणा ये है, मानना ये है कि भैया हम टोटल एसेट क्यों ले। एक रीजन तो मैंने आपको बताया कि भाई इसमें फिक्टिशियस एसेट्स भी इंक्लूड होती हैं, इसलिए हटाओ यार। दूसरा एक और रीजन है बेटा, ज्यादातर जो एसेट धंधे में सेल्स जनरेट करने के लिए होती है ना, ज्यादातर जो बेटा सेल्स जनरेट करने के लिए होती है, वो तो बेटा नॉन करंट एसेट्स होती हैं। ये लेकिन प्रूव इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, वो भी तो सेल्स ही है, उससे भी तो सेल्स कंट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए। लेकिन ज्यादातर एनालिसिस एक्सपर्ट्स वगैरह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया ज्यादातर आपके नॉन, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी नॉन करंट एसेट हमको कितना कमा के दे रही है। एक्चुअली मेरी बात सुनो, ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों बोला, आपको ऐसा लग रहा है बड़ी पागलों वाली बातें, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। बाप रेशियो तो वही रहेगी, इसका कोई लेवल नहीं है, इसको तो आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते, ये तो आज भी रहेगी। लेकिन एनालिसिस ने पता क्यों बोला, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसके आगे और कोई लॉजिक ही नहीं। मैं बताता हूं क्या बोला, उस दिन बताऊं क्या बोला। देखो ये जो आपका कैपिटल का बैलेंस होता है, आपका ये जो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है, इनसे जब आप पैसा उठाते हो तो बेटा ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। बेटा आप कभी भी इक्विटी से पैसा लेने के लिए, बेटा आप जब भी कभी इक्विटी से पैसा लेते हो, क्या आप उससे क्या माल खरीद के लेके आते हो, आप किसी को शेयर इश्यू करते हो, कोई कंपनी है शेयर इश्यू करती है, उससे पैसा उठाती है, तो बेटा वो इस बेसिस इसके लिए पैसा उठाती है कि वो अपना माल खरीदेगी। बेटा जूते मारेंगे एजीएम के अंदर अगर ऐसा बोल दिया किसी ने, मजाक नहीं कर रहा, टमाटर फेंक के मारेंगे। तो क्या कंपनी है कि तेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तू माल खरीद सके कंपनी का, उसके लिए तू शेयर इशू कर रहा है, तो आगे जाके अगर तुझे प्रॉपर्टी खरीदना पड़े तो भाई तू तो पता नहीं क्या कर देगा। बट ऑब्वियस, तो बेटा ये जो आप बाहर वालों से बैंक से पैसा लेते हो, ब्याज का पैसा ले रहे हो लॉन्ग टर्म पर्पस, उसमें तुम अपनी कोलेटरल भी दे रहे हो एक माल को खरीदने के लिए, बेटा बैंक भी हंसेगा, कैसी कंपनी है ये, तो डूबेगी डूबेगी। जिस कंपनी के पास पैसा नहीं है माल को खरीदने के लिए सिर्फ, तो बेटा वो आगे अगर कोई उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई मशीनरी जर्मनी से मंगवानी हो, कोई भी ऐसी, बेटा वो फिर उसके लिए क्या खरीदेगा, इतना पैसा भी नहीं है, मतलब इतनी बेकार है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाऊंगा।
तो बेटा ये जनरली, तो ये मैंने आपको बोला ऐसा जनरली होता नहीं है। तो बेटा ये जो आप शेयर से, ये जो कैपिटल, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सोर्सेस ऑफ फंड्स, ये सब, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये लॉन्ग टर्म फंड्स है, ये लॉन्ग टर्म फंड्स है। तो ये बेटा लॉन्ग टर्म फंड्स, क्या आप शॉर्ट टर्म एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए यूज करोगे? नहीं करोगे बेटा, घना पाप हो जाएगा। और अगर ऐसा करेंगे, वो कंपनी 101% डूबेगी। 101% है, ये मैं नहीं, ये तो सीधे सीधा लॉजिक है, मैथमेटिक्स ही कहता है। उसमें इतनी अकल नहीं है, उसकी इतनी बेकार मैनेजमेंट है कि वो लॉन्ग टर्म फंड शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करने के लिए लेगी। अरे बेटा, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस तो एक साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तूने ऑब्लिगेशन 5 साल तक की ले ली, चुकाता रहेगा। अरे सैलरी तो आप इस महीने पे कर दोगे, लेकिन उसके लिए लोन 5 साल का ले लिया, अगले महीने फिर आएगी सैलरी, तो क्या करोगे? और सर पे पहाड़ 5 साल का चढ़ा लिया। ऐसा कोई नहीं करता बेटा, ठीक है, ये तो बट ऑब्वियस है। इसलिए एनालिसिस ने बोला हम क्यों टोटल एसेट्स लेते हैं। अरे हम, मेरी बात सुनो बेटा, ये जो कैपिटल एसेट, ये जितनी भी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, इसको मैंने आपको क्या बोला था, ये है सोर्सेज ऑफ फंड, ये सोर्सेज ऑफ फंड्स है। लेकिन ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है ना बेटा, ये जो सोर्सेज ऑफ फंड है, अरे किस चीज का सोर्स है सर, बोल तो दो। अरे बेटा, ये इन चीज का सोर्स है, लेकिन एनालिसिस ने बोला नहीं, वो टोटल एसेट का सोर्स नहीं है, वो टोटल एसेट्स का सोर्स नहीं है। ये जो मैंने लाइबिलिटी लिखी है ना बेटा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है एक्चुअली, ये जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसका जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है बेटा, वो टोटल एसेट्स नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और कैपिटल मतलब इक्विटी, ये कभी भी, अब टोटल एसेट्स के अंदर बेटा 2 टाइप ऑफ एसेट्स आती है, मेरी बात सुनो। टोटल एसेट्स क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बेटा सोर्सेज ऑफ फंड्स जो फाइनेंस करती है, सिर्फ वो इसको करती है, इसको नहीं करती। अरे आप कभी भी लॉन्ग टर्म फंड्स को, जो आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो आपका जो इक्विटी का शेयर से आपने वगैरह पैसा उठाया है बेटा, क्या आप कभी भी उससे करंट एसेट्स खरीदोगे, डेटर्स खरीदोगे, हैं, स्टॉक खरीदोगे? बेटा कभी नहीं खरीदोगे, घना पाप हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया आपने। हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो, बड़ी बड़ी मशीनरीज खरीद ली, बड़े बड़े अपने एक सब्सिडरी आपने बना ली, आपने कोई वो क्या कहते हैं उसको, एक आपने प्लांट बना लिया, एक अपने फैक्ट्री डाल ली, बड़ी बड़ी एसेट्स खरीदते हो, बड़ी बड़ी, तो बेटा वो उनका सोर्स होता है। तो ये जस्ट एन इन्वेस्टमेंट पर्पस है। तो वो पहले वाले ने बोला यार, इन्वेस्टमेंट से यही बोला, इन्वेस्टर्स ने, एनालिसिस ने भी यही बोला, हम टोटल एसेट लेके एक्चुअली बहुत घना पाप कर रहे थे, हम घना पाप कर रहे थे भाई। अरे भैया, ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है, एक्चुअली में आप पैसा करंट एसेट्स को खरीदने में तो लगाते ही नहीं, तो आप बोल रहे हो सिर्फ इस करंट एसेट्स का क्या सोर्स होता है? मेरा कर बेटा, मेरे बेटे, करंट एसेट का बस एक ही सोर्स होता है खरीदने का, वो है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज होता है, करंट लाइबिलिटीज। ये जो बैलेंस शीट मैंने आपके लिए बनाई है, बैलेंस शीट, इसमें कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी, ये होती है तीनों। ये है बेटा सोर्सेस ऑफ, ये सारे के सारे सोर्सेस ऑफ फंड्स है। लेकिन ये वाला जो सोर्स ऑफ फंड है, और एसेट्स भी बेटा 2 टाइप की होती है, नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट। लेकिन ये वाला जो सोर्स ऑफ फंड है, ये इसको खरीदने के लिए लगा है, और ये वाला जो सोर्स ऑफ फंड है, ये करंट एसेट को खरीदने के लिए लगा है। हम यहां पे इस वाले फंड की बात कर रहे हैं, इस वाले फंड की बात कर रहे हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना आप। तो ये वाला जो सोर्स ऑफ फंड है बेटा, आप इसको कभी भी इस एसेट को खरीदने के लिए थोड़ी ना यूज करते हो। तो वो कह रहे हैं टोटल एसेट लेके एक्चुअली बहुत घना पाप कर रहे थे। हमने तो कभी ये जो सोर्स ऑफ फंड होता है, कभी इस एसेट को खरीदने में लगाया नहीं, हमने तो इसके लिए ये वाला फंड यूज करा, करंट लाइबिलिटी वाला फंड यूज करा। तो बेटा एनालिसिस ने क्या करा, बस कुछ नहीं करा, उन्होंने बस क्या करा, टोटल एसेट्स में माइनस कर दिया करंट एसेट को। अब हमारे पास नॉन करंट आ गई, क्योंकि हम जो लाइबिलिटी में, हम जो लॉन्ग टर्म फंड्स और इक्विटी में जितना भी टोटल हमारे पास पड़ा था, सोर्सेज ऑफ फंड पड़े थे, हम उससे एक्चुअली अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स खरीदते भैया। तो बेटा जब मैं नॉन करंट एसेट्स खरीदूंगा, तो एक्चुअली मेरे पास धंधे में नॉन करंट एसेट्स पड़ी रहेगी। तो नॉन करंट एसेट्स से मुझे ये देखना है कि भैया, ये जो मैंने पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है एसेट्स में, ये मेरा पैसा मुझे कितने सेल्स कमा के दे रहा है। अरे क्योंकि बेटा ये जो करंट लाइबिलिटी से आपने पैसा उठाया, ये तो चुका दोगे ना। अरे शॉर्ट टर्म लोन लिया है, करंट नॉन क्रेडिटर्स हैं, अकाउंट पेबल वगैरह, ये सब बिल पेबल, ये तो बेटा चुका के पे कर दोगे। ये काय की इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का लंबा पैसा ले रखा है, इक्विटी से पैसा उठा रखा है, इन सबको पैसा लेके मैंने एक एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं ये देखना चाहता हूं, मेरे इस एसेट्स ने मुझे कितनी सेल्स कमा के दे दी, ये देखना है मुझे। टोटल एसेट से नहीं बचेगा, क्योंकि टोटल एसेट में करंट एसेट्स भी है। अरे करंट एसेट्स तो बेटा आती जाती रहती है, एक एक साल की होती है बस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर अंदर साइकिल, सॉरी। तो बेटा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखा गया कि भैया, मैंने अगर अपना पैसा जो मेरे पास पड़ा था, कौन सा, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट,
इसको मैंने यूज करके बेटा कहां डाला होगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर। अरे बेटा अपने मशीनरी फैक्ट्री के इन सबके अंदर ही तो डाला होगा, तो यही तो एक्चुअली मेरी सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो बस मुझे ये देखना है मेरी ये इन्वेस्टमेंट, $1 की मेरी इन्वेस्टमेंट एसेट पे, कौन सी एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट पे, कितना मुझे डॉलर की सेल कमा के देती है, बस ये देखना। इसलिए यहां पे फॉर्मूला यूज करा गया, ये रहा, एवरेज नेट फिक्स एसेट्स। अच्छा ये नेट फिक्स एसेट्स वगैरह क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये नेट एक्चुअली मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके ये, ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, अब ये एवरेज वर्ड बेटा अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं बेटा, एवरेज आप समझ गए हो, हाँ सर समझ गए हैं, क्योंकि नेट सेल्स पूरे साल की होती है, लेकिन ये फिक्स एसेट्स तो बैलेंस शीट आइटम है, एसेट होगी, फिर वही गड़बड़ हो गई, ऊपर करना पड़ेगा इसको बराबर। तो सर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, ओपनिंग फिक्स एसेट्स प्लस क्लोजिंग फिक्स एसेट्स का एवरेज ले लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा अच्छा पूरे साल मतलब मेरे धंधे में इतनी एवरेज फिक्स एसेट्स थी। अब इतनी एवरेज फिक्स एसेट्स थी तो इसी एवरेज फिक्स एसेट से आपने इतने पूरे साल की सेल्स करी होगी। लॉजिक है बेटा, ठीक है, आई होप बेटा आप निकाल सकते हो। नेट सेल्स बेटा ये तो आप निकाल ही लोगे, डिस्काउंट वगैरह माइनस करोगे, रिटर्न माइनस करोगे, अलाउंसेस माइनस करोगे, आपके पास नेट सेल्स निकल के आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट से आपको सीधा सीधा अमाउंट मिल जाता है। एवरेज नेट फिक्स एसेट्स देख लेते हैं बेटा, जैसे fixed assets are the long term assets and their value changes over time due to acquisition, disposals and depreciation to get a representative, क्योंकि यही मैंने आपको बोला ना पूरे साल फिक्स तो रहती नहीं, ये तो एज एट फिगर है। लेकिन बेटा पूरे साल क्या फिगर थी हमको तो ये तो पता ही नहीं, ये तो पर्टिकुलर दिन की फिगर है। अब क्या करें, लेकिन सेल्स तो पर्टिकुलर दिन की होती है, वो तो पूरे साल की होती है, तो हमको एसेट की भी पूरे साल की फिगर निकालनी पड़ेगी। वो क्यों चेंज होती है, क्योंकि बेटा हो सकता है आपने कोई एक्विजिशन कराओ किसी कंपनी का, तो उसकी एसेट भी आपके पास आ जाएगी, डिस्पोजल कराओ निकाल दी होंगी, डेप्रिसिएशन, बेटा डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना एसेट में से, तो फिर आप क्या करोगे, उसका बिगनिंग ले लोगे। नेट फिक्स एसेट मींस द ग्रॉस फिक्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पहले ही बताया नेट का मतलब कुछ नहीं होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करोगे नेट अमाउंट आ जाएगा। लॉजिक से बात करिए बेटा, ठीक है बेटा, वही इंटरप्रेट बेटा, बिल्कुल वैसे इंटरप्रिटेशन मुझे समझाना आपको कोई जरूरत नहीं है, वही फिक्स एसेट्स वाली इंटरप्रिटेशन, ऊपर वाली इंटरप्रिटेशन है। फिक्स एसेट अगर हायर क्या बताती है, जनरली इंडिकेट दैट अ कंपनी इज एफिशिएंटली यूजिंग इट टू प्रोड्यूस से, फॉर एग्जांपल 3 का मतलब, इसका मतलब $3 का मतलब क्या आता है, 3 का मतलब 3 रेशियो, इसका मतलब $1 अगर आप अपने फिक्स एसेट्स में लगाते हो तो बेटा वो $3 की सेल्स आपको कमा के देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इट इज ऑफन डिजायरेबल, मतलब डिजायरेबल इसका मतलब 3 की तो कम से कम होनी चाहिए, एज इट सजेस्ट दैट द कंपनी इज मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर तू लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालता है $1 तो बेटा $3 कमा के तुझे सेल्स का देता रहता है वो हर साल। बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे आप $1 एफडी में लगा के देखोगे बेटा, हर साल आपको $3 थोड़ी ना कमा के देगी वो, सीधी बात है, सीधी बात है। तो बेटा ये जो गेम है ना, ये एनालिसिस एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मदद करता है आपकी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, ये जो रेशियोज है ना, ये कंपैरिजन करा जाता है बैंक के ब्याज से। यार $1 आपने एसेट में लगाया, वो आपको $3 सेल का कमा के दे रही है। कोई भी दुनिया की एफडी आपको कितना कमा के देगी, नहीं देगी बेटा। इंडिया में तो बेटा खुश हो जाओ, आपको बहुत अच्छे ब्याज मिल रहे हैं। अरे फॉरेन इन्वेस्टर पागल है बेटा, इंटरेस्ट स्वैपिंग करते रहते हैं यहाँ पे इंडिया का ब्याज लेने के लिए। हाँ बेटा अमेरिका कनाडा जापान में चले जाओ बेटा, वहां पे पॉइंट पॉइंट का ब्याज है, 1-2% से ज्यादा तो उनकी बात ही नहीं चलती बस। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है बेटा, उनका कुछ गेम नहीं है। देखिए देखिए जापान इसलिए डेवलप्ड है बेटा, मेरी बात सुनिए, वहां पे बिजनेस इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहे हैं कि तो एक रीजन इंटरेस्ट का बेटा। दूसरे बेटा डिफेंस में इतना ज्यादा उनका पैसा तो लग नहीं रहा, तो सारा पैसा तो उनका इनोवेशन में जा रहा है, सीधी बात है। सुनिए, अब बेटा किसी सोचिए एक इंडियन बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बेटा जैसे आपने स्टार्टअप खोला, स्टार्टअप खोल लिया, अब आपने स्टार्टअप खोला, अब उसका आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए। स्टार्टअप के बहुत सारे लोन है यहाँ पे, तो ज्यादातर तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन बेटा ज्यादातर आपको 6 to 7% के रेट पे सोचो मिल जाता है, मिल जाता है, मान के चलता हूं अगर आपके सारे पेपर वर्क है। एनबीएफसी के पास जाओगे तो उससे ऊपर मिलेगा आपको, मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज आपको 8% के रेट पे ब्याज मिल गया। अब बेटा आपने बिजनेस बनाया, बेटा रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी रिपोर्ट चल रही हो सकता है वो चेंज होगी, लेकिन 80% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं चलते ही। आपने स्टार्टअप खोला, 80% चांसेस ऑफ फेल हो जाएगा, लेकिन बेटा आपने उस पर लोन ले लिया, आपने तो लोन ले लिया, अगर गलती से आप इस 80% वाली कैटेगरी में आ गए तो स्टार्टअप फेल हुआ, लेकिन लोन इज एन ऑब्लिगेशन, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। अब अगर आपको पे करना पड़ा तो बेटा आपके पर्सनल एसेट्स निकल जाएंगे उसको पे करने के लिए, और कितने ब्याज पे, 8% के ब्याज पे। बेटा अब यहां पे जो इंडियन बिजनेसमैन होना था ना, उसमें इतना नहीं दम होता कि वो दोबारा लोन ले ले, क्योंकि बेटा जब वो दोबारा लोन लोगा तो वो 8% फिर से देगा। अभी पुराने लोन पे तो 8% वैसे ही दे रहा है, नए लोन पे फिर 8% देना पड़ेगा, तो बेटा दम नहीं आता यहाँ पे, वैसे ही दम निकल जाता है। और बोलते हैं बेटा फिर हम यहाँ पे बिजनेस करें। बेटा बाहर वाले इसलिए बिजनेस बना पा रहे हैं, इसलिए तेजी से बिजनेस बना रहे हैं,
ये जितने भी बोल रहे कि बेटा बिजनेस बनाओ, बिजनेस बनाओ, बिजनेस बना तो लेगा, इस रेट को भूल गया क्या? अब सभी बिजनेस बनाएंगे तो बेटा फिर एम्प्लॉयर कौन हायर करेगा? वैसे ही फिर से क्रैश आ जाएगा। इट्स अ लूप यार, आप इकोनॉमिक्स को नहीं हटा सकते। ये जितने भी हैं कि बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेसमैन बनो, इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं, बेटा को बोलने दो, वो जो बोल रहे हैं सभी बिजनेस करेंगे तो एम्प्लॉयर कौन हायर करेगा? सीधी बात है बेटा। तो बात मेरी फिर से एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। अब आप क्योंकि बिजनेस तो बनानी है, लेकिन कोई एम्प्लॉय आपके लिए रेडी नहीं है काम करने के लिए, आपको एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, तो आप फिर एम्प्लॉय बन गए, तो साइकिल वही हो गई, फिर सारे सारे एम्प्लॉय बनेंगे, फिर बिजनेस ग्रो होगा, फिर एम्प्लॉय बनेंगे, फिर एक चेन होती है बेटा। ठीक है, तो 8% का ब्याज लेना पड़ेगा आपको। 8% का लोन तो बेटा पे करना पड़ेगा, फेल हो गया लेकिन 8% तो देना पड़ेगा। तो बेटा आप में इतना दम नहीं है कि अब आप एक और नया बिजनेस बना सको, या मुझे फिर से ट्राई करना है, मैं एक नया बिजनेस बनाऊंगा। कैसे बनाएगा भाई? उसके लिए लोन लेगा, 8% का ब्याज फिर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, बाहर के देशों में वो क्यों बना लेते हैं? कोई नहीं फेल हो गया तो बेटा वहां पर रेट पता लोन का कितना है? 1-2%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% मान के चलो, जापान की बात अगर करूं तो। अगर वहां पे बिजनेसमैन लोग एक स्टार्टअप बना रहा है, अरे कोई नहीं फेल हो गया तो क्या हो गया? अरे कोई नहीं, अगर वहां पे मान के चलते 80% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, मान के चलो, वैसा तो ऐसा नहीं है, हो भी जाए तो बेटा 1% का लोन है, 1 सेकंड में पे करके दे देगा। अबे ले 1% का, एक और लोन ले लेगा दूसरे 1% के ब्याज पे। अरे ब्याज ही इतना कम है भैया, तुम्हारा ब्याज इतना कम है जापान का भैया, तो आसानी से वहां पे बिजनेसमैन आराम से, उनको कोई टेंशन नहीं है, अगर बिजनेस नहीं चला, अपना प्रिंसिपल पे करेंगे, ब्याज पे करेंगे, और दूसरा लोन उठा लेंगे दूसरे ब्याज पे। अरे ब्याज इतना सस्ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकते भाई, यहाँ पे 8% देख के चक्कर खा के, एक तो ब्याज लेने पे करने के लिए यहाँ पे दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, इसलिए बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन बेटा हम अब पीछे छोड़ने वाले हैं सबको। हमारी इंडियन इकोनॉमी बेटा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके बहुत सारे सारे फैक्टर्स हैं बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा जोरों शोरों से ग्रोथ हो रही है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। एफडीआई आ रही है बेटा, ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज हमारी बहुत ज्यादा इजी हो गई, डेफिसिट्स भी कम हो रहे हैं। तो बेटा इसके चक्कर में हम बताऊं क्या है हमारा जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, आगे जाके जो हमारा गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अचीव अब बहुत जल्दी हो जाएगी, और वैसे तो बेटा बहुत आ ही गई है, अचीवेबल हो गई है। ठीक है, तो हम भी बेटा इस चीज को अचीव कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस ट्राई हो रहा है कि हम भी किसी तरह अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करें। तो ये सब फैक्टर्स है बेटा, और भी मैं आपको बहुत सारी डिटेल चीजें बताऊंगा, जैसा भी दुनिया में चल रहा है, कैसा सिस्टम है। आगे जैसे हम सेक्शन बी में पहुंचेंगे वहां पे हम पढ़ाऊंगा। हमारे रेशियोज बेटा यहाँ पे खत्म होती है फाइनली एक्टिविटी रेशियो। आगे जो बेटा मुझे आपको रेशियो बतानी है, वो बतानी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लास्ट ये हमारी नेक्स्ट सेकंड लास्ट रेशियो, उसके बाद मार्केट रेशियोज मुझे आपको पढ़ानी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे क्लास में।